फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 431 ब्लेड और बिजली का नृत्य। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 431 ब्लेड और बिजली का नृत्य। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 40 से ज्यादा खतरनाक हत्यारों ने लॉरा की विशाल संपत्ति को रणनीतिक रूप से घेर लिया था और खुद को सटीकता से तैनात कर लिया था। उनमें से एक साशा थी, जो इस घातक समूह की नेता थी। उसने अपनी बाहें अपनी छाती पर मोड़ ली थीं और धैर्यपूर्वक लॉरा के आने का इंतजार कर रही थी। हवा में तनाव काफी था, आत्म संघर्ष की एक स्पष्ट भावना। लॉरा, अगर तुम बेवजह खून खराबे से बचना चाहती हो तो मेरा सुझाव है कि तुम अभी बाहर निकल आओ, साशा ने घोषणा की। उसकी आवाज़ एक रहस्यमय जादू से प्रवर्धित थी, जो उसके शब्दों को 1000 मीटर के दायरे में ले गई। उसके शब्दों के पीछे की ताकत आसपास के इलाके में गूंज उठी, जिसने सुनने वालों को एक डरावना संदेश भेजा। लॉरा के घर में तैनात सुरक्षाकर्मियों के बीच बेचैनी की लहर दौड़ गई। उनकी निगाहें दृढ़ निश्चय और चिंता के मिश्रण से चमक रही थीं। वे स्थिति की गंभीरता को जानते थे और लेडी लॉरा के प्रति उनकी वफादारी ने उन्हें किसी भी कीमत पर उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। लेडी लॉरा की मौजूदगी की मांग करने की हिम्मत तुम्हें है, हवेली के प्रवेश द्वार से एक आज्ञाकारी आवाज़ गूंजी। साथ ही 500 से ज्यादा रक्षकों की एक दुर्जय सेना उभरी, जिसमें मरफोल्क्स और एक्वेटिक एल्व्स दोनों शामिल थे। साशा की हत्या के प्रयास से उत्पन्न आसन खतरे का सामना करते हुए लॉरा ने खुद को और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए तेजी से एक प्रभावशाली सेना जुटाई थी। दोनों गुटों के बीच टकराव के कारण माहौल में तनाव की चिंगारी भड़क उठी। हवा में एक अनकही चुनौती लटकी हुई थी। साशा की पैनी निगाहें जमा हुए पहरेदारों पर घूम रही थीं। उनके हाव भाव में सोचे समझे आत्मविश्वास और निर्दयी दृढ़ संकल्प का मिश्रण दिख रहा था। हमारे इरादे स्पष्ट हैं और परिणाम भी, साशा ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में बर्फीले संकल्प की झलक थी। एक तरफ खड़े हो जाओ और लेडी लॉरा अभी भी अनावश्यक रक्तपात से बच सकती है। हवा में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शांति केवल पेड़ों के बीच से बहती हवा की हल्की सरसराहट से भंग हो रही थी। इस उच्च दांव वाले टकराव का परिणाम अनिश्चित बना हुआ था। इसका समाधान हिंसा के कगार पर खड़ा था। लॉरा की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के बावजूद साशा के होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई जब उसने अपने सामने खड़े 500 गार्डों को देखा। बिना एक और शब्द बोले, आश्चर्यजनक गति और सटीकता के साथ साशा एक गार्ड के सामने प्रकट हुई। तनावपूर्ण हवा में आश्चर्य की सांसें गूंज उठीं जब उसके घुमावदार खंजर ने चतुराई से गार्ड के गले को चीर दिया, जिससे उसकी जान एक पल में चली गई। उसके बेजान शरीर को जमीन पर गिरते हुए देखकर गार्डों में भय और सदमे की लहर दौड़ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। साशा की नसों में भय और क्रोध का मिश्रण बह रहा था, जो उसके कामों को और भी भड़का रहा था। यह उसका सामान्य तरीका नहीं था। वह छायादार हत्याओं की सूक्ष्मता और गोपनीयता को पसंद करती थी। लेकिन लॉरा की अवज्ञा की दुस्साहसता ने उस संयम को चकनाचूर कर दिया था, जिससे साशा क्रोध के ऐसे तूफान में डूब गई थी जिसके लिए उसे अपने घातक कौशल का अधिक स्पष्ट प्रदर्शन करने की आवश्यकता थी। अगला कौन है? साशा की आवाज़ में मनोरंजन और द्वेष का एक डरावना मिश्रण था। उसके ताने भरे शब्द हवा में एक भयावह चुनौती की तरह लटके हुए थे। पहरेदार झिझक रहे थे, उनके चेहरे डर और अनिश्चितता से भरे हुए थे। उनके सामने हिंसा के चौंकाने वाले प्रदर्शन से कुछ पल के लिए वे स्तब्ध हो गए। उस क्षणिक विराम में पहरेदारों ने जवाबी कार्रवाई करने का अवसर प्राप्त किया। उनके कर्तव्य की भावना ने उनके डर को खत्म कर दिया। एक एकीकृत युद्ध के नारे के साथ उन्होंने साशा के साथ आए 40 सुकुबी हत्यारों पर हमला किया। उनके हथियार उठे हुए थे और उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प था। स्टील की टक्कर और जादुई ऊर्जा का विस्फोट एस्टेट में गूंज उठा, जिसने इसकी दीवारों के पार दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि शहर के सुरक्षाकर्मी, जिन्हें बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए था, स्पष्ट रूप से उदासीन बने रहे। वे अपनी ड्यूटी पर ऐसे लगे रहे मानो उन्हें अराजकता के बारे में कुछ पता ही न हो, और लड़ाई को बिना रोक टोक के जारी रहने दिया। यह एक हैरान करने वाला दृश्य था, जिसने उन लोगों के मन में सवाल और संदेह पैदा कर दिया जिन्होंने इस दृश्य को परिधि से देखा था। जैसे जैसे भीषण संघर्ष बढ़ता गया, हथियारों की टक्कर और मंत्रों की आवाज़ हवा में गूंजने लगी। संघर्ष एक तमाशा बन गया था, जिसने आसपास के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। फिर भी शहर के पहरेदारों के हस्तक्षेप की अनुपस्थिति ने केवल अराजकता के इर्द गिर्द रहस्य को और गहरा कर दिया, जिसका समाधान हिंसक संघर्ष में उलझे लड़ाकों पर छोड़ दिया गया। गार्डों की संख्या 5 से 1 होने के बावजूद सुकुबी हत्यारों ने कौशल और समन्वय का एक अद्भुत स्तर प्रदर्शित किया, जिसने युद्ध के ज्वार को तेजी से अपने पक्ष में झुका दिया। उनकी चपलता और अलौकिक कौशल ने उन्हें एक साथ कई गार्डों को आसानी से उलझाने की अनुमति दी। उनके घातक हमले उनके निशाने पर खतरनाक सटीकता के साथ लगे। अपने विरोधियों की क्रूरता से चौंके हुए गार्डों ने खुद को पराजित पाया और प्रभावी बचाव करने के लिए संघर्ष किया। संघर्ष शुरू होने के कुछ ही पलों में गार्डों की संख्या खतरनाक दर से कम होने लगी। उनकी संख्या कम होती गई क्योंकि सुकुबी हत्यारे उनके रैंकों के बीच घातक अनुग्रह के साथ आगे बढ़ रहे थे। आदित्य पास की खिड़की से इस दृश्य को देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था।
साशा विशेष रूप से गति और चपलता का एक अभूतपूर्व स्तर प्रदर्शित कर रही थी। उसकी हरकतें तरल और तात्कालिक प्रतीत हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास एक गार्ड से दूसरे गार्ड तक आसानी से टेलीपोर्ट करने की क्षमता थी, जो उसके पीछे बेजान शवों का एक निशान छोड़ रही थी, जिनके गले बेरहमी से काटे गए थे। इसके साथ ही बचे हुए सुकुबी हत्यारों ने अधिक ध्यान के साथ गार्डों पर हमला किया, कुशलता से उनके हमलों से बचते हुए घातक सटीकता के साथ जवाबी हमला किया। उनका समन्वय और एकता स्पष्ट थी। उनके रणनीतिक युद्धाभ्यास ने गार्डों को नुकसान में डाल दिया। हर गुजरते पल के साथ उनकी संख्या कम होती जा रही थी। ये दृश्य अराजकता और हिंसा का एक भयावह दृश्य था। एस्टेट के आसपास के एक समय के स्वच्छ जल अब बहते हुए खून के लाल रंग से रंगे हुए थे। हवा युद्ध की तीखी गंध से भरी हुई थी। गार्डों के बेजान शव आसपास बिखरे हुए थे, जो सुकुबी हत्यारों की अथक दक्षता का प्रमाण था। स्थिति की गंभीरता ने वहां मौजूद सभी लोगों पर भारी बोझ डाला, क्योंकि इस क्रूर संघर्ष का नतीजा अधर में लटका हुआ था। हर बीतता हुआ सेकंड उन्हें संभावित विनाशकारी निष्कर्ष के करीब ला रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लॉरा, हमें बाहर जाना चाहिए, आदित्य ने सुझाव दिया। उसकी आंखें बाहर हो रहे अराजक दृश्य पर टिकी थीं। लेडी लॉरा की सुरक्षा के लिए चिंतित नौकरानी ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए आदित्य के सुझाव को अस्वीकार कर दिया। हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम उस लड़ाई में उतरेंगे तो वह महिला लेडी लॉरा को मार डालेगी। हालांकि लॉरा ने खुद को आदित्य के प्रस्ताव पर विचार करते हुए पाया। उसका अटूट आत्मविश्वास और स्थिति की तात्कालिकता उसके दिमाग पर भारी पड़ रही थी। वह इसमें शामिल जोखिमों को समझती थी, लेकिन साशा के हाथों अपनी संपत्ति और अपनी जान गंवाने के विचार ने उसे इस दुस्साहसिक योजना पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। मैं उस महिला से मुकाबला कर सकता हूं, आदित्य ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। मैं उसे व्यस्त रखूंगा जबकि तुम बची हुई सतकुबी को खत्म करने पर ध्यान दोगे। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। निर्णय का भार हवा में लटका हुआ था। हर बीतता पल इसकी तात्कालिकता को और बढ़ाता जा रहा था। लॉरा जानती थी कि दांव बहुत बड़ा था, लेकिन वह ये भी जानती थी कि आदित्य की मौजूदगी और कौशल संभावित रूप से स्थिति को उनके पक्ष में मोड़ सकते थे। गहरी सांस लेते हुए लॉरा ने अपना निर्णय लिया। ठीक है, चलो करते हैं। बाहर 500 रक्षकों की एक बार की दुर्जय सेना घटकर 100 से भी कम रह गई थी। सुकुबी हत्यारों की तेज और घातक सटीकता ने उनके रैंकों पर भारी असर डाला था, जिससे उनके पीछे अराजकता और नरसंहार हो गया था। हर बीतते सेकंड के साथ रक्षकों के बीच मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती गई, जिससे बचे हुए सुकुबी के लिए अपने विरोधियों को खत्म करना आसान होता गया। अराजकता के बीच एक गूंजती हुई आवाज़ गूंजी, जिसने सभी उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित किया। रुको! लॉरा की आवाज़ युद्ध के भंवर को चीरती हुई आई, जिसमें एक निर्विवाद अधिकार था जो आज्ञाकारिता की मांग करता था। साशा और अन्य सुकुबी ने अपने अथक हमले को रोक दिया। उनका ध्यान अब आज्ञाकारी आवाज़ के स्रोत पर केंद्रित था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। साशा की ठंडी मुस्कान हिंसक सदमे के मुखौटे में बदल गई जब उसकी नज़र लॉरा के बगल में खड़े विलियम पर पड़ी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके सामने का दृश्य देखकर पुतलियां कांप उठीं। विलियम की अप्रत्याशित उपस्थिति, जिसने अपनी असली पहचान को कुशलता से छिपा रखा था, ने साशा को गहरा झटका दिया, उसके विश्वासों की नींव को हिला दिया। लॉरा के साथ उसके संबंध के रहस्योद्घाटन ने उसकी गतिविधियों को निर्देशित करने वाली गणना की गई धारणाओं को चकनाचूर कर दिया, जिससे वह क्षण भर के लिए असुरक्षित और अपने अगले कदम के बारे में अनिश्चित हो गई। साशा के अंदर क्रोध की आग जल रही थी, विश्वासघात और भ्रम की भावनाओं से भरी आग। विलियम को लॉरा के बगल में खड़ा देखकर उसकी भावनाएं और भी बढ़ गईं, जिससे वह आक्रोश और जवाब की सख्त जरूरत के मिश्रण से उबलने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, विलियम? साशा ने पूछा। उसकी आवाज़ निराशा और चोट से भरी हुई थी। वह उसकी अप्रत्याशित उपस्थिति के पीछे के उद्देश्यों को समझने के लिए उत्सुक थी। उम्मीद के विपरीत उम्मीद कर रही थी कि उसके स्पष्ट विश्वासघात के लिए एक वैध स्पष्टीकरण होगा। साशा की उग्र निगाहों से मिलते ही विलियम के होठों के कोनों पर एक छोटी सी रहस्यमयी मुस्कान आ गई। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि किस्मत ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है, उसने रहस्यमयी ढंग से जवाब दिया। उसके शब्दों में स्पष्टता नहीं थी, जिससे साशा उसके जवाब से और भी हैरान रह गई। उसका गुस्सा उबल पड़ा और वह अपने दांत पीसने लगी, अपनी हताशा को और अधिक नहीं रोक पाए। तुम उस औरत के बगल में क्यों खड़ी हो? साशा की आवाज़ में इतनी तीव्रता थी कि वह उसके भीतर जल रही आग से मेल खाती थी। साशा को देखते हुए विलियम की नज़र में उदासी और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। मैं उसके साथ खड़ा हूं क्योंकि मुझे यही होना चाहिए, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में एक वजन था जो अनकही सच्चाइयों से गूंज रहा था। साशा का गुस्सा बढ़ता गया और उसके सवालों की बौछार जारी रही। उसके शब्द भावनाओं के आवेग में एक दूसरे से टकरा रहे थे। क्या तुम इस महिला के लिए काम कर रहे हो? बताओ मुझे। हवा में तनाव की चिंगारी भड़क उठी क्योंकि सवाल अनुत्तरित लटके हुए थे। हर शब्द उनके तनावपूर्ण संबंधों का भार उठा रहा था। साशा उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें उसकी आंखों में गड़ी हुई थीं। वह एक ऐसे स्पष्टीकरण की तलाश में थी जो भ्रम और विश्वासघात के उस जाल को सुलझा सके जिसने उनके भाग्य को उलझा दिया था। साशा के गुस्से के सामने विलियम की मुस्कान अडिग रही, हालांकि उसकी आंखों में उदासी की झलक थी। वह उसके गुस्से की गहराई और उसकी धमकी की गंभीरता को समझता था, फिर भी उसने झुकने से इनकार कर दिया।
साशा का खंजर उसके हाथ में कांप रहा था क्योंकि उसने उसे सीधे विलियम पर निशाना बनाया था। उसकी आवाज़ में जहरीला दृढ़ संकल्प था। नीचे हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी, उसने चेतावनी दी। उसका संकल्प अटल था। एक हत्यारे के रूप में उसकी पिछली सफलताओं के वजन ने उसके दृढ़ संकल्प को और बढ़ा दिया। उसे अपने मिशन को पूरा करने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत थी, उसे उठाने के लिए प्रेरित किया, भले ही इसका मतलब विलियम की बलि देना हो। विलियम की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। उसका अपना संकल्प साशा से मेल खाता था। मैं पीछे नहीं हट सकता। लॉरा मेरी दोस्त है और वह एक मूल्यवान सहयोगी है, उसने कहा। उसकी आवाज़ स्थिर और दृढ़ थी। उसके और लॉरा के बीच का रिश्ता गहरा था, जो साझा अनुभवों और अटूट वफादारी के माध्यम से बना था। वह साशा को किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देगा जिसे वह प्रिय मानता है। अन्य सुकुबी हत्यारों ने इस तनावपूर्ण आदान प्रदान को भ्रम और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ देखा। अपनी महिला और विलियम नामक इस रहस्यमय व्यक्ति के बीच की गतिशीलता के बारे में अनिश्चित थे। ये स्पष्ट था कि लॉरा का उससे संबंध था, लेकिन उनके रिश्ते की असली प्रकृति एक रहस्य बनी रही। फिर भी अपनी महिला के प्रति उनकी वफादारी ने उनकी जिज्ञासा को पीछे छोड़ दिया और वे उसकी रक्षा के लिए तैयार खड़े थे, एक पल की सूचना पर कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। साशा की खंजर पर पकड़ मजबूत हो गई। उसकी नज़र विलियम से जा मिली। हवा में तनाव की चिंगारी भड़क उठी। उनकी इच्छाओं का टकराव संघर्ष की एक नई लहर को भड़काने के लिए तैयार था। वफादारी और व्यक्तिगत दांव की लड़ाई अधर में लटकी हुई थी। प्रत्येक पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था। दांव बहुत ऊंचे थे और इस टकराव का नतीजा सभी शामिल लोगों के भाग्य को आकार देगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 432 विश्वासों का टकराव। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 432 विश्वासों का टकराव। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही साशा आगे बढ़ी, उसका खंजर विलियम की छाती पर घातक सटीकता से निशाना साध रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसका वार सही जगह पर लगेगा। फिर भी बेजोड़ चपलता और शालीनता का प्रदर्शन करते हुए विलियम ने आसानी से उसके हमले को चकमा दे दिया। उसकी हरकतें तरल थीं, मानो वह परछाइयों के साथ नाच रहा हो, जिससे साशा स्तब्ध और भ्रमित हो गई। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसका ब्लेड हवा के अलावा कुछ भी नहीं चीरता हुआ निकल रहा था। स्थिति की वास्तविकता उसके सामने आ गई, जिसने उसकी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। ये साधारण सा दिखने वाला आदमी, एकमात्र पीक 3 ऑर्डर साधक, इतनी आसानी से उसके हमलों से कैसे बच सकता है? साशा के मन में उलझन की स्थिति थी। उसके विचार असंभव को समझने के लिए दौड़ रहे थे। उसने युद्ध में अनगिनत विरोधियों का सामना किया था, लेकिन किसी ने भी उसे इतनी कुशलता से चकमा नहीं दिया था। इस रहस्योद्घाटन ने उसके विश्वासों की नींव को हिला दिया, जिससे वह असुरक्षित और उजागर हो गई। अपने बढ़ते गुस्से को काबू में न रख पाने के कारण साशा का दृढ़ निश्चय एक ज्वलंत संकल्प में बदल गया। मैं तुम्हें मार डालूंगी, उसने घोषणा की। उसकी आवाज़ में क्रोध और हताशा का मिश्रण था। उसने एक बार फिर विलियम पर हमला किया और नए सिरे से उग्रता के साथ हमला किया। लेकिन विलियम ने बिना किसी प्रयास के उसके हमले से बचना जारी रखा। साशा के हर वार से सिर्फ खाली जगह ही मिलती। उसकी हरकतें सहज रहीं। उसके हाथ अभी भी आराम से जेबों में बंद थे, मानो लड़ाई से उसे कोई वास्तविक खतरा नहीं था। उसके ताने भरे शब्दों ने साशा के क्रोध को और भड़का दिया, उसके दृढ़ संकल्प की आग को और भड़का दिया। किसी ने भी उसे इस तरह चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी और उसने एक साधारण मनुष्य से पराजित होने से इनकार कर दिया। उसके भीतर की देवी जीत का दावा करने, अपनी श्रेष्ठता साबित करने की इच्छा से जल रही थी। उनका युद्ध नृत्य जारी रहा। साशा के हमले हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा उग्र और हताश होते जा रहे थे, जबकि विलियम ने बिना किसी प्रयास के उसके हमलों को विफल कर दिया और चकमा दे दिया। उनके कौशल और इच्छाशक्ति का टकराव हवा में गूंज रहा था, आक्रामकता और दृढ़ संकल्प की एक सिम्फनी। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, साशा की हताशा बढ़ती गई, फिर भी उसके गुस्से के साथ जिज्ञासा की एक नई भावना भी जुड़ने लगी। यह आदमी कौन था और वह उसकी गति और सटीकता का मुकाबला कैसे कर पाया? इन सवालों के जवाब उसे नहीं मिल पाए, जिससे वह और भी ज्यादा लड़ने के लिए प्रेरित हुई, ताकि विलियम की अकथनीय क्षमताओं के पीछे की सच्चाई को उजागर किया जा सके। साशा की हताशा हर पल बढ़ती जा रही थी। उसका मन भावनाओं के बवंडर से घिरा हुआ था। विलियम को उसके हमलों से आसानी से बचते हुए देखकर उसकी पूर्वधारणाएं चकनाचूर हो गईं और वह जवाबों की तलाश में लग गई। उसके मन में संदेह पैदा हो गया, जिससे उसकी असली क्षमताओं और उसके साधना स्तर की प्रामाणिकता पर सवाल उठने लगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सच नहीं हो सकता, साशा ने खुद से कहा। उसकी आवाज़ में अविश्वास और चिढ़ का मिश्रण था। क्या वह वास्तव में जितना कमज़ोर है, उससे कमज़ोर होने का नाटक कर रहा है? या यहाँ कुछ और खेल चल रहा है?
उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था, एक स्पष्टीकरण की तलाश में जो उसकी कमजोर खेती और उसकी बेजोड़ चपलता के बीच असंगति को समेट सके। अपनी बढ़ती हताशा के बावजूद लॉरा ने निष्क्रिय रहने से इनकार कर दिया। उसने साशा के ध्यान भटकाने से मिले अवसर का फायदा उठाया और सक्कुबी पर अपने कौशल का इस्तेमाल किया। मध्य 5वें क्रम के साधक के रूप में सक्कुबी के पास उसकी दुर्जेय शक्तियों के सामने कोई मौका नहीं था। लॉरा के हमले तेज और सटीक थे, जिसने उसके एस्टेट पर आक्रमण करने वाले राक्षसी हत्यारों के जीवन को तेजी से समाप्त कर दिया। साशा ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अपनी शंकाओं को दूर करने का फैसला किया। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, अपनी क्षमताओं और हुनर का इस्तेमाल करके अपनी ताकत को बढ़ाया। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, विलियम के शरीर के चारों ओर लाल रंग की बिजली की एक हल्की चमक चमक उठी, जिसने साशा का ध्यान अपनी ओर खींचा। जैसे ही लाल बिजली के बोल्ट विलियम के शरीर के चारों ओर नाचने लगे, साशा की आंखें सदमे और एहसास के मिश्रण से चौड़ी हो गईं। पहेली के टुकड़े आखिरकार अपनी जगह पर आ गए और वह सच्चाई सामने आ गई जो अब तक उसके सामने नहीं आई थी। उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था, उनके मुठभेड़ों, उनकी लड़ाइयों और उसके हमलों से बचने की अजीबोगरीब घटनाओं को याद कर रहा था। वह इसे कैसे नहीं देख पाए? वह उन संकेतों को कैसे नज़रअंदाज कर सकती थी जो आदित्य की असली पहचान की ओर इशारा करते थे? उसके एहसास का बोझ उस पर भारी पड़ गया, एक ज़बरदस्त एहसास कि वह हमेशा से ड्रैगन सम्राट के खिलाफ खड़ी थी। आदित्य, एक महान व्यक्ति जो अकेले ही पीक 5वें क्रम के साधकों को हरा सकता था, जबकि उसका खुद का साधना स्तर पीक 3 ऑर्डर था। साशा की नज़र आदित्य पर टिकी हुई थी, उसकी आंखों में आश्चर्य, अविश्वास और शायद थोड़ी प्रशंसा का भाव भी था। जैसे जैसे पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आते गए, उनकी मुलाकात की महत्ता स्पष्ट होती गई। तुम, आदित्य, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ में विस्मय और सम्मान का मिश्रण था। सच्चाई हवा में भारी थी, जिसने उनकी लड़ाई की गतिशीलता को बदल दिया। आदित्य के खुलासे ने उनके जटिल रिश्ते की पेचीदगियों को उजागर कर दिया। साशा के सदमे ने उसके सामने मौजूद वास्तविकता से जूझते हुए कई तरह की परस्पर विरोधी भावनाओं को जन्म दिया। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। क्यों? तुम? साशा की आवाज़ में भ्रम, क्रोध और शायद विश्वासघात के संकेत के मिश्रण से काम रहा था। उसके नीचे की जमीन हिलती हुई लग रही थी, वह निश्चितता जो कभी उसके हाथों में थी, उसकी उंगलियों के बीच रेत की तरह ढह रही थी। आदित्य ने उसकी नज़रों से नज़रें मिलाईं, उसके चेहरे पर सहानुभूति और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। अगर तुम मुझे मार दोगी, साशा, तो तुम अपनी किस्मत खुद ही तय करोगी, उसने शांति से समझाया। तनावपूर्ण चुप्पी में ये शब्द गूंज रहे थे, जो उनके साझा भाग्य का भार लिए हुए थे। आदित्य की पत्नी के रूप में बाध्यकारी अनुबंध के माध्यम से उसकी मृत्यु के परिणाम साशा सहित उसकी सभी पत्नियों पर लागू होंगे। साशा को इस बात का एहसास वज्रपात की तरह हुआ, स्थिति की गंभीरता ने उसे भारी रूप से प्रभावित किया। उसने कुछ समय पहले ही आदित्य की जान बचाई थी, उसे चेतावनी दी थी कि वह उससे दूर रहे, इस बात पर जोर दिया था कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और वह उन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं चाहती। फिर भी भाग्य ने हस्तक्षेप किया था और उनके जीवन को ऐसे तरीके से जोड़ दिया था जिसकी उनमें से किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कर्तव्य और भावना की परस्पर विरोधी शक्तियों के बीच फंसी साशा ने खुद को एक चौराहे पर पाया। आदित्य के पास लॉरा की रक्षा करने की ताकत थी और उसे मारना मतलब था कि इस प्रक्रिया में खुद को बलिदान करना। हालांकि अपने मिशन को छोड़ना भी कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसे अपनी बेदाग सफलता दर पर गर्व था। उनके बीच खामोशी फैल गई, हर कोई अपने अपने विकल्पों और उन परिस्थितियों के बोझ से जूझ रहा था जो उन्हें इस खाई में ले आई थीं। उनके पिछले मुठभेड़ों की गूंज उनके दिमाग में गूंज रही थी, उनके आपस में जुड़े जीवन के उलझे हुए धागे धीरे धीरे उनके सामने खुल रहे थे। उस नाजुक पल में वे एक ऐसे निर्णय की कगार पर खड़े थे जो उनके भविष्य को आकार देगा। आगे का रास्ता अनिश्चित था, चुनौतियों और बलिदानों से भरा हुआ था। साशा की नज़र आदित्य से मिली, उसकी आंखों में संकल्प, संघर्ष और स्वीकृति की झलक दिख रही थी। मंच तैयार हो चुका था और खिलाड़ी इकट्ठे हो चुके थे। भाग्य का नृत्य जारी था और केवल समय ही बताएगा कि वे आपस में जुड़ी हुई नियति के इस जटिल नृत्य में क्या कदम उठाएंगे। एक लंबे और कठिन आंतरिक संघर्ष के बाद साशा की आवाज़ अराजक युद्ध के मैदान में गूंज उठी। सब लोग पीछे हट जाओ। उसकी आज्ञा हथियारों की टक्कर और दर्द की चीखों के बीच से गुजरी, जो आज्ञाकारिता की मांग करने वाले अधिकार के साथ गूंज रही थी। लॉरा के साथ टकराव से घायल और थके हुए सुकुबी ने तुरंत अपना हमला रोक दिया और पीछे हट गए, उनकी निगाहें निराशा और इस्तीफे के मिश्रण से भरी हुई थीं। जैसे ही साशा ने अपना खंजर वापस अपनी स्टोरेज रिंग में डाला, उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प की गहरी भावना उभर आई। लॉरा आदित्य के पास पहुंची, जो उसके बगल में खड़ा था। उनके साझा कष्टों का भार हवा में भारी रूप से लटका हुआ था, उनका बंधन प्रतिकूल परिस्थितियों और उनके आपस में जुड़े भाग्य की जटिल ताने बाने के माध्यम से बना था। लॉरा की नज़रों से मिलते हुए साशा की आवाज़ में दृढ़ निश्चय था। मैं अपने मिशन को पूरा करने में कभी विफल नहीं हुई हूं और इस बार भी मैं विफल नहीं होंगी। उसके शब्दों में एक अटूट दृढ़ संकल्प था, अपने काम को अंत तक पूरा करने का एक अलिखित वादा। फिर उसकी नज़र आदित्य पर गई, उसकी आवाज़ में अब विद्रोह का एक स्पर्श था। और तुम मुझे रोक नहीं सकते। उन दृढ़ शब्दों के साथ साशा और शेष सुकुबी गायब हो गए, उनके रूप अंधेरे की गहराई में फीके पड़ गए।
उनके जाने की गूंज बनी रही, जो किए गए विकल्पों और आगे आने वाली चुनौतियों की याद दिलाती थी। युद्ध का मैदान अब खाली था, उनके भयंकर संघर्ष के बाद के दृश्य बिखरे हुए थे। आदित्य और लौरा ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे पर राहत और घबराहट का मिश्रण था। तूफान बीत चुका था, लेकिन साशा और सक्कुबी के साथ उनकी मुठभेड़ के परिणाम अभी सामने आने बाकी थे। भविष्य की अनिश्चितताएं उनके सामने मंडरा रही थीं, क्योंकि वे आने वाली चुनौतियों के खिलाफ एकजुट थे। आदित्य ने चिंता और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ आसपास के माहौल को देखा। साम्राज्य के रक्षकों या सैनिकों की ओर से किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुपस्थिति ने उसे हैरान कर दिया। लौरा जैसे सिंहासन के दावेदार से जुड़े उच्च दांव संघर्ष का किसी की नज़र में न आना बेहद असामान्य था। हालांकि वह जानता था कि अभी ऐसी पूछताछ का समय नहीं था। उनकी तत्काल प्राथमिकता लौरा की सुरक्षा और साशा की अप्रत्यक्ष हत्या के प्रयासों के आसन्न खतरे थे। वह नहीं रुकेगी, लौरा। हमें सतर्क रहना होगा, आदित्य ने चेतावनी दी। उसकी निगाहें अपने आसपास के माहौल पर टिकी हुई थीं। वह साशा जैसे हत्यारों की निर्मम प्रकृति को समझता था, जो अपने मिशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। छाया उनके युद्ध के मैदान के रूप में काम करेगी और उन्हें तैयार रहना होगा। लौरा की आवाज़ में दृढ़ विश्वास था जब उसने कहा, मुझे डर नहीं है। आदित्य के प्रति उसकी कृतज्ञता स्पष्ट थी। उसने महसूस किया कि उसके हस्तक्षेप ने संभावित रूप से भयानक परिणाम को टाल दिया था। उनके बीच का बंधन उनके साझा अनुभव के माध्यम से गहरा हो गया था, और लौरा ने आदित्य के अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति ऋणी होने की भावना महसूस की। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 433 छिपी हुई साजिश। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 433 छिपी हुई साजिश। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य की तीव्र इंद्रियों ने उसे दर्शकों की बढ़ती संख्या के प्रति सचेत किया, जो उत्सुकता से उसकी और लौरा की ओर देख रहे थे। स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही थी, जिससे आदित्य को हवेली की दीवारों के भीतर सुरक्षित शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। लौरा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, आदित्य बोला। उसकी आंखें अपने आसपास के माहौल को देख रही थीं, साशा की मौजूदगी के किसी भी संकेत की तलाश में। फिर भी उसकी आभा रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, जिससे वह परेशान हो गया था। उसे पता था कि भीड़ बढ़ने और उनकी कमजोरी बढ़ने से पहले उन्हें पीछे हटना होगा। साशा की यह चेतावनी उसके दिमाग में बनी रही कि वह हत्या के अप्रत्यक्ष तरीकों को अपनाने का इरादा रखती है। बेशक, चलो अंदर चलते हैं, लौरा ने उनकी बातचीत की गंभीरता को समझते हुए जवाब दिया। साथ में वे हवेली की ओर बढ़े, इसके परिचित आलिंगन में सांत्वना और गोपनीयता की तलाश में। लौरा की वफादार नौकरानी केट ने तुरंत स्थिति को संभाला और बचे हुए गार्डों को आदेश दिया। उसने अधिकारपूर्वक आदेश दिया, क्षेत्र को साफ करो और नुकसान की मरम्मत करो। गार्डों ने उसके निर्देशों का पालन किया, बेजान शवों को हटाया और व्यवस्था बहाल करने का काम शुरू किया। केट ने जल्दी से आदित्य और लौरा से मिलकर हवेली की दीवारों के भीतर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की। जैसे ही वे घर के अंदर गए, बाहरी दुनिया का उन्मत्त कोलाहल कुछ समय के लिए थम गया। उनके आसपास की शांति ने एक स्वागत योग्य विपरीतता प्रदान की। लिविंग रूम की शांति में आदित्य ने एक सीट ली। उसके माथे पर चिंता की एक गहरी लकीर उभरी हुई थी। एक सवाल था जो उसे कुतर रहा था, एक पहेली जिसे वह अब और अनदेखा नहीं कर सकता था, जब से शुरुआती टकराव शुरू हुआ था। लौरा, आदित्य ने प्रत्येक शब्द को सावधानी से नाप तौल कर कहा। उसके स्वर में उसके प्रश्न की गंभीरता झलक रही थी। आमतौर पर, यदि शहर में तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति पर हमला होता है, या हिंसा भड़कती है, या सार्वजनिक रूप से किसी की जान लेने की कोशिश होती है, तो तत्काल हस्तक्षेप किया जाता है। उसकी निगाहें लौरा की आंखों में गड़ी हुई थीं, जवाब की तलाश में। शहर और उसके नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले हुए गार्ड संघर्ष को रोकने के लिए तुरंत आगे आते और अपराधियों को पकड़ लेते। लेकिन आज कुछ अलग था। साशा और उसके गुर्गों ने आप पर बेशर्मी से हमला किया। यह कोई दूरदराज की चौकी नहीं थी, बल्कि राजधानी थी। इसे डीप सी पैलेस साम्राज्य के पूरे विस्तार में सुरक्षा और संरक्षा का प्रतीक माना जाता है। आदित्य की भौहें गहरी होती गईं और वह आगे बोला, मुझे जो बात अजीब और परेशान करने वाली लगी, वह है किसी भी तरह का हस्तक्षेप न होना। झगड़े को रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई, आपको बचाने के लिए कोई घुड़सवार सेना नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि पहरेदार केवल दर्शक थे, बेपरवाह दर्शक, जो तमाशा खत्म होने के बाद चले गए। उन्हें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि भावी शासक की सुरक्षा के प्रति घोर उपेक्षा की गई। ये परेशान करने वाली बात है कि आगामी टूर्नामेंट के लिए एक प्रमुख दावेदार, एक सप्ताह में डीप सी पैलेस की संभावित शासक, अगर वह विजयी साबित होती है, तो उसे डीप सी पैलेस साम्राज्य के सैनिकों से कोई सुरक्षा नहीं दी गई। उन्होंने चिंता से भरी आवाज में निष्कर्ष निकाला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
कमरे में एक आह गूंज उठी जो लौरा की थकी हुई आत्मा की गहराई से निकली थी। आदित्य के सवाल अप्रत्याशित नहीं थे। वह जानती थी कि उसका चतुर दिमाग आखिरकार इस गंभीर विसंगति पर ठोकर खाएगा। साशा द्वारा आयोजित हमले के साथ यह असुविधाजनक तथ्य विलियम के साथ उसकी बातचीत की दरारों से फिसल गया था। सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और साशा के आसन आगमन के लिए तैयार होने के बीच लौरा ने खुद को व्यस्त पाया और पहेली के इस विशेष रूप से परेशान करने वाले हिस्से का उल्लेख करना भूल गई। आदित्य को लगा कि लौरा के बोलने से पहले ही हवा में भारी चिंताग्रस्त सन्नाटा छा गया है। उसकी आवाज़ शांत और संतुलित थी, लेकिन उसमें एक तरह की थकान थी। उसके होठों पर एक हल्की उदास मुस्कान थी जो उसके द्वारा कहे जाने वाले शब्दों की गंभीरता से बिल्कुल अलग थी। लौरा आदित्य की ओर मुड़ी, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। उसने गहरी सांस ली, बोलने से पहले खुद को संभाला। आदित्य, उसने कहना शुरू किया, उसकी आवाज़ में त्याग और अवज्ञा का मिश्रण था। जैसा कि मैंने पहले भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है, मेरे विचार और विश्वास कुलीन वर्ग, विशेष रूप से वरिष्ठ सदस्यों के बीच विशेष रूप से पसंद नहीं किए जाते हैं। आदित्य ने धीरे से सिर हिलाया, उसके कबूलनामे के महत्व को समझते हुए। उसने लौरा के साथ अपना भाग्य जोड़ लिया था, उसके अनूठे आदर्शों के बावजूद नहीं, बल्कि उनके कारण। डीप सी पैलेस एम्पायर में और वास्तव में आसपास के समुद्री साम्राज्यों में भेदभाव और नस्लवाद बहुत गहरे और बहुत आम थे। अधिकांश लोगों के विचार अन्य जातियों के प्रति पूर्वाग्रह में डूबे हुए थे, जो अपनी जाति को श्रेष्ठ मानते थे। हालांकि लौरा इस ठहराव के सागर में ताज़ी हवा का झोंका थी। उसने स्थापित मानदंडों का विरोध सिर्फ विद्रोह के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वह वास्तव में सभी जातियों को समान मानती थी। उसके मन में भूमि साम्राज्यों और उनके समुद्री समकक्षों के बीच की खाई को पाटने के सपने थे। लौरा की सोच, दूरदर्शिता और कट्टरता के आगे झुकने से उसका दृढ़ इनकार ही वह कारण था जिसने आदित्य को उसके पक्ष में खींचा था। दूर तक देखते हुए उसने विस्तार से बताना शुरू किया, हमारे डीप सी पैलेस साम्राज्य में कुलीन वर्ग मुख्यतः दो अलग अलग समूहों में विभाजित है। कुलीनों की नई पीढ़ी, जैसे कि मैं, और पुराने आदरणीय कुलीन वर्ग जो प्राचीन और प्रभावशाली परिवारों से आते हैं। लौरा ने रुककर कहा, उसके चेहरे पर अरुचि का भाव था। जो उसने आगे कहा, ये बड़े रईस वास्तव में भूत हैं जो अपनी उपस्थिति से हमारे साम्राज्य को डराते हैं। उनमें से हर एक 5 शताब्दियों से अधिक पुराना है, महत्वाकांक्षा, चालाकी और तेज दिमाग से भरा हुआ है। उन्होंने राजा लुईस के शासनकाल से पहले के युग में सत्ता में अपना उदय देखा, पिछले सम्राट के उत्थान के दौरान। उसने आह भरी, उसके शब्दों में बीते युग की एक जीवंत तस्वीर उभरी। उस महत्वपूर्ण मोड़ पर उन्होंने नए सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की। उन्होंने अपने विशाल संसाधनों को झोंक दिया, सम्राट की स्थिति को मजबूत किया और अंततः सिंहासन के लिए क्रूर संघर्ष में उनकी जीत सुनिश्चित की। लौरा की आंखों में क्रोध की चिंगारी थी जब वह आगे बोल रही थी। उनके समर्थन के बदले में इन प्राचीन चालाक कुलीनों को बिना किसी रोक टोक के समृद्ध होने दिया गया। उनके पहले से ही पर्याप्त प्रभाव को तेजी से बढ़ने दिया गया। अब उन्होंने हमारे साम्राज्य के प्रतीकात्मक स्तंभों के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। उनकी शक्ति निर्विवाद और सर्वव्यापी है। पुराने कुलीन वर्ग ने अपने तरीके अपना रखे हैं, लौरा ने कहा, उसकी आवाज़ दृढ़ निश्चय से कठोर हो गई थी। वे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जिसे वे नियंत्रित कर सकें, एक ऐसा शासक जो उनके प्रभाव का विरोध न करे, बिल्कुल डीप सी पैलेस के पिछले 2 सम्राटों की तरह। लेकिन मेरा लक्ष्य शक्ति के उस संतुलन को बदलना है। उसकी नज़र दूर हो गई, उसका मन भविष्य के बारे में सोच रहा था। एक बार जब मैं सिंहासन पर कब्जा कर लूंगी तो मेरा पहला काम हमारे साम्राज्य पर इन पुराने रईसों की मजबूत पकड़ को खत्म करना होगा। जब टूर्नामेंट की घोषणा की गई तो मुझे पता था कि यह अपरिहार्य था कि वे मुझे समीकरण से हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं भी यह अनुमान नहीं लगा सकती थी कि वे इतने नीचे गिर जाएंगे कि सभी देशों के सबसे घातक हत्यारे को खेल में शामिल कर लेंगे। लौरा ने फिर अपना ध्यान आदित्य की ओर लगाया, उसकी आंखें कृतज्ञता से चमक रही थीं। उसने उसे एक कोमल, प्रशंसापूर्ण मुस्कान दी। अगर तुम नहीं होते तो मैं ये कहानी सुनाने के लिए यहाँ नहीं होती। आदित्य ने भी उसकी मुस्कान का जवाब अपनी मुस्कान से दिया। उसके चेहरे पर गर्मजोशी फैल गई। खैर, आखिरकार हम सहयोगी हैं। आज मदद करने की बारी मेरी थी, कल शायद तुम ही मेरी मदद के लिए आओगे। गठबंधन ऐसे ही काम करते हैं। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। हालांकि जल्द ही उसका मिलनसार व्यवहार अधिक गंभीर हो गया। स्थिति की गंभीरता एक बार फिर से सामने आई। क्या आपके पास कोई सुराग है कि साशा को किसने काम पर रखा होगा? उसने पूछा। उसकी भौहें चिंता में सिकुड़ गईं। जवाब में लौरा केवल अपना सिर हिला सकी। दुर्भाग्य से मैं किसी एक को भी विशेष रूप से नहीं पहचान सकती, उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज़ में निराशा की झलक दिखाई दी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, पुराने कुलीन लोग एक समान रूप से मेरे खिलाफ हैं। उनमें से प्रत्येक इस टूर्नामेंट में अलग अलग दावेदारों का समर्थन कर रहा है। उन्हें संसाधन, हथियार, कवच, कीमती गोलियां और यहाँ तक कि कौशल पुस्तकें भी प्रदान कर रहा है। उनकी संभावनाओं को बढ़ाने और एक शासक के उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी जिसे वे नियंत्रित कर सकते हैं। अचानक आदित्य की पैनी नज़रों ने एक गड़बड़ी को भांप लिया। एक छाया लौरा की ओर बहुत तेज गति से, लगभग अदृश्य रूप से तेजी से बढ़ रही थी।
अतीत में डार्क एलिमेंट उपयोगकर्ताओं के साथ तलवारें पार करने के बाद आदित्य छायाओं के साथ घुलने मिलने की उनकी क्षमता से परिचित था, जिससे उनकी उपस्थिति प्रभावी रूप से मिट जाती थी। इकोनेक्सस साम्राज्य के सम्राट लुकास के पास भी ऐसी ही क्षमता थी जब वह अपने हाइब्रिड हेल दानव रूप में रूपांतरित हुआ था। आसन्न खतरे को भांपते हुए आदित्य की सहज बुद्धि वज्र की गति से सक्रिय हो गई। दिल की धड़कन के एक अंश के भीतर उसने अपनी सभी निष्क्रिय क्षमताओं को काम में ले लिया। वह जानता था कि उसे उसकी आश्चर्यजनक गति से मुकाबला करने के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है। तूफानी उड़ान, उसने कहा, कौशल से प्राप्त गति के विस्फोट को महसूस करते हुए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, बिजली कवच, उसने आगे कहा, उसका शरीर चटकती ऊर्जा के सुरक्षा कवच में लिपटा हुआ था। अंत में क्रिम्सन लाइटनिंग डैश, उसने चिल्लाते हुए कहा, बिजली गिरने की तेजी और घातक इरादे के साथ आगे बढ़ते हुए। रसातल से निकलकर एक काले भूत की तरह साशा छाया से बाहर निकली, खंजर को खतरनाक तरीके से उठाया। ब्लेड ने लॉरा की बेखबर गर्दन पर घातक सटीकता से निशाना साधा। जैसे ही हथियार की नुकीली नोक उसके शरीर को छूने वाली थी, एक हाथ ने उसके घातक प्रक्षेपवक्र को रोक दिया। खंजर की नोक आदित्य की हथेली में धंस गई। अचानक दर्द का झटका सामने आ रही अराजकता में एकमात्र विकर्षण था। साशा ने हस्तक्षेप को पहचान लिया, अचानक रुक गई। आदित्य के घाव से खून की एक बूंद गिरी जो उसके हाथ से होते हुए लाल रंग की लकीर बना रही थी। उसका जीवन नीचे फर्श पर रिस रहा था। साशा ने जल्दी से अपना खंजर निकाल लिया। उसके चेहरे पर उसका सदमा साफ साफ लिखा हुआ था, क्योंकि वह घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ को समझ रही थी। साशा, आदित्य ने किसी तरह सांस छोड़ते हुए कहा। उसकी आंखें उसकी आंखों में समा गईं, जिससे निराशा और संकल्प का मिश्रण झलक रहा था। हत्यारे की आवाज़ लड़खड़ा गई जब उसने आदित्य को देखा। उसके शब्दों में एक बेचैन करने वाली कंपन थी। क्यों? क्या तुम सच में इस महिला की रक्षा के लिए खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो? साशा ने अपना सवाल आदित्य की ओर किया। उसकी हरकतों पर उसका आश्चर्य उसके लहजे में साफ झलक रहा था। उसका कभी भी उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। आदित्य ने सवाल को वापस उसकी ओर घुमाया। उसकी नज़र स्थिर और अडिग थी। मैं ये सवाल सीधे तुमसे पूछ सकता हूँ साशा, क्या तुम अपना अभिमान त्याग कर इसे जाने नहीं दे सकती? हालांकि उसकी दलील अनसुनी हो गई। साशा का जवाब दृढ़ था। उनके बीच की ठंडी खामोशी में एक शब्द लटका हुआ था, असंभव। इसके साथ ही वह अपनी छाया में गायब हो गई। उस अंधेरे में वापस चली गई जहां से वह उभरी थी। लेकिन गायब होने से पहले उसकी नज़र लॉरा पर टिकी हुई थी। उसकी आंखें जहरीली नफरत से जल रही थीं, जो वादा करती थी कि यह मुलाकात उनकी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। तनावपूर्ण बातचीत की पूरी अवधि लॉरा के लिए आश्चर्य की बात नहीं थी। अपने शांत व्यवहार को बनाए रखते हुए वह अपने पैरों पर खड़ी होते हुए एक शांत मुस्कान लिए हुए थी। अपनी आंखों में एक चंचल चमक के साथ वह आदित्य की ओर मुड़ी। उसकी आवाज़ में मजाक था, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसके लिए कोई स्नेह नहीं रखते? आदित्य इस सवाल से हैरान रह गया। उसकी भौहें उलझन में सिकुड़ गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने पूछा। साशा के लिए उसके मन में कोई रोमांटिक भावनाएं नहीं थीं। फिर भी वह ये सवाल करने से खुद को नहीं रोक पाया कि क्या वह उसकी उदासीनता का जवाब देती है। जब उसने विलियम का वेश धारण किया था तो साशा के व्यवहार से सिर्फ दोस्ती से ज्यादा कुछ पता चलता था। उसके साथ उसकी बातचीत में रोमांटिक रुचि के संकेत थे, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया जुनून के बजाय उदासी से भरी थी। अगर कुछ है तो मुझे उसके लिए दुख की भावना है, उसने कबूल किया। साशा आखिरकार उसके अनुबंध में सूचीबद्ध संभावित पत्नियों में से एक थी। हालांकि उसने कभी भी समझौते के उस हिस्से को पूरा करने का इरादा नहीं किया था, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि साशा ने खुद दावा किया था कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही उसके पास पर्याप्त शक्ति थी, उसने अनुबंध को तोड़ने की योजना बनाई। फिर भी भले ही उनके भविष्य में विवाह नहीं था, आदित्य साशा के लिए खेद और सहानुभूति की भावना को महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। वह इस धारणा को नहीं मिटा सका कि वह भटक रही थी, जीवन में लक्ष्यहीन रूप से आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हत्या और खून खराबे के एक निरंतर चक्र में फंस गई थी और भूल गई थी कि आगे बढ़ने के लिए और भी रास्ते हैं। यह एक निराशाजनक वास्तविकता थी, एक ऐसा जीवन जिसमें हत्या के अलावा कोई उद्देश्य नहीं था, और इसने आदित्य को इतना दुख पहुंचाया कि वह पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सका। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। आज के लिए एक अध्याय, मेरी नई किताब द डेमन एम्प्रेस हस्बैंड इज अ पार्ट टाइम हीरो पढ़ें। बस पहले कुछ अध्याय पढ़ें और आपको ये पसंद आएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 434 जंगली बिल्ली। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 434 जंगली बिल्ली। एड्स बाय पब फ्यूचर। कई घंटे बीत चुके थे जब साशा, निर्दयी सक्कुबस ने लॉरा की जान लेने की कोशिश की थी।
इस दृढ़ निश्चयी प्राणी ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया, एक ऐसी स्थिति जिसने आदित्य को लगातार बढ़ते सिरदर्द से भर दिया। उसने साशा को समझाने के लिए अनगिनत प्रयास किए, उससे विनती की कि वह लौरा को नुकसान पहुंचाने का इरादा छोड़ दे। हालांकि साशा के अस्तित्व को समाप्त करना या उसे गंभीर नुकसान पहुंचाना उसके लिए विकल्प नहीं थे। साशा के पिछले अस्वीकारों और उससे दूर रहने के ठंडे आदेशों के बावजूद उनके बीच एक बंधन था, एक अधूरा विवाह अनुबंध। हालांकि दोनों में से कोई भी इसका पालन करने की इच्छा नहीं रखता था, फिर भी उन्हें एक साथ बांधे रखता था। आदित्य ने गहरी सांस ली। मैं निश्चित रूप से नर्म हो गया हूं, उसने खुद से सोचा। अगर आदित्य को इससे कोई फायदा होता तो वह साशा को खत्म करने के बारे में 2 बार भी नहीं सोचता, लेकिन अब वह उतना निर्दयी व्यक्ति नहीं रहा। अजीब बात यह है कि उसने खुद को साशा की प्रशंसा करते हुए पाया। उसे उसकी जान पर बनाने के कई मौके मिले थे, लेकिन उसने हमेशा मना कर दिया था। उसने एक बार उसे बचाया भी था, हालांकि उसका खुद का बचना उसके जीवित रहने पर निर्भर था। ये बात अकाट्य थी, वह उसके कर्जदार था। अपने सिर को रगड़ते हुए आदित्य घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ पर विचार करने से खुद को रोक नहीं पाया। किसने सोचा होगा कि डीप सी पैलेस की मेरी यात्रा इस तरह की उथल पुथल में बदल जाएगी? उसने सोचा। उसने खुद को 2 मुश्किलों में फंसा पाया। एक तरफ उसके पास लौरा थी, एक भरोसेमंद सहयोगी जिसकी मौत उसके और उसके स्टारिन साम्राज्य के लिए एक बड़ा झटका होगी। दूसरी तरफ साशा एक ऐसी शख्सियत थी जिसने उसकी जान बचाई थी, जिसके लिए वह निर्विवाद रूप से ऋणी था। मौजूदा स्थिति ऐसी थी कि वह एक को दूसरे पर तरजीह नहीं दे सकता था। घंटों बीत गए और धीरे धीरे रात का आवरण पानी के नीचे बसे शहर पर छा गया, जिसने शहर की चहल पहल को अंधेरे की चादर में ढक दिया। हालांकि शहर के निवासियों को मंद होती रोशनी में कोई बाधा नहीं मिली, वे अपने परिचित परिवेश में सहजता से आगे बढ़ रहे थे। आदित्य ने लौरा का साथ नहीं छोड़ा, उसकी वफादारी अटल थी। उसने अपना पूरा ध्यान उसकी सुरक्षा पर लगाया, खास तौर पर उसकी परछाई पर सतर्क नजर रखते हुए। उसे चिंता थी कि साशा किसी मौके का फायदा उठाकर परछाई से बाहर निकल सकती है और उसके हस्तक्षेप करने से पहले लौरा पर जानलेवा हमला कर सकती है। एक लंबी आह भरते हुए आदित्य ने खुद को अपनी अप्रत्याशित भूमिका के बारे में सोचते हुए पाया। मैंने कब बॉडीगार्ड की भूमिका निभाने के लिए हामी भरी? उसकी वर्तमान स्थिति दमघोंटू बोरियत की थी, जो लौरा की केंद्रित शांति के बिल्कुल विपरीत थी। लौरा दुनिया के सबसे खतरनाक हत्यारे की धमकी से विचलित हुए बिना गहन साधना में डूबी हुई थी। उसके बेफिक्र व्यवहार ने आदित्य को प्रभावित किया, फिर भी वह अपनी सतर्कता की नीरसता को दूर करने के लिए संघर्ष करता रहा। खतरनाक परिस्थितियों में भी वह इतनी शांति कैसे बनाए रखती है? उसने लौरा की शांत, बंद आंखों को देखते हुए सोचा। वह उसकी सुंदरता को स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सका, जो कि बहुत ही चमकदार थी। उसके पास 7 देवियों के बराबर आकर्षण था, ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी उसकी कृपा और आकर्षण अद्भुत था। लौरा ने कुछ और घंटों तक अपनी केंद्रित साधना जारी रखी, उसका शांत व्यवहार अविचलित रहा। कमरे में एक हल्की दस्तक गूंजी, जिसने लौरा को उसकी गहरी ध्यान अवस्था से जगा दिया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, अपने आंतरिक क्षेत्र से अपना संबंध तोड़ दिया, क्योंकि वास्तविक दुनिया ने उसे वापस बुलाया। मेरी महिला, क्या आप एक विराम लेने पर विचार कर सकती हैं? शायद आप महामहिम के साथ कुछ खाने का आनंद लेंगी, केट ने पूछा। लौरा की समर्पित निजी परिचारिका के रूप में केट के लिए लौरा की भलाई के बारे में विचारशील होना स्वाभाविक था, ये सुनिश्चित करना कि उसकी ज़रूरतें पूरी हों। लौरा ने नर्म स्वर में उत्तर दिया, आप जलपान यहीं ले आइए, और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं तथा अपनी साधना पुनः आरंभ करने के लिए तैयार हो गई। एक हल्की क्लिक के साथ दरवाज़ा खुला और केट लिविंग रूम में दाखिल हुई। उसने अपने हाथों में एक ट्रे थामी, जिसमें कई स्वादिष्ट मिठाइयाँ और ताज़े फल भरे हुए थे। केट ने एक अनोखा फल उनकी ओर बढ़ाया, जो आम जैसा था लेकिन नीले रंग का था। यह एक विशेष फल है जो समुद्र तल की गहराई में पनपता है। इसे आजमा कर देखें, इसका स्वाद लाजवाब है, मिठास से भरपूर है, केट ने कहा। उसके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। ठीक है, आदित्य ने उससे फल लेते हुए कहा। उसने उसे अपने मुंह में उठाया और वादा किए गए मीठेपन का स्वाद लेने के लिए तैयार हो गया, तभी वह अचानक रुक गया। फल उसके होठों से बस कुछ इंच की दूरी पर था, तभी वह चुप हो गया और अपनी नज़र केट की ओर घुमाई। वह उसे देख रही थी, उसके चेहरे पर अभी भी एक खुशनुमा मुस्कान थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। अचानक आदित्य की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ये केट नहीं है। लौरा की समर्पित नौकरानी के साथ उसकी पिछली मुलाकातें तुरंत दिमाग में आ गईं, जिससे उसे इस चौंकाने वाले एहसास को समझने में मदद मिली। केट कभी भी मुस्कुराहट के साथ अपना पोकर चेहरा नहीं तोड़ती थी, खासकर उसके सामने नहीं। आदित्य ने कभी भी उसकी मौजूदगी में उसके चेहरे पर मुस्कान का एक निशान भी नहीं देखा था। एक तीव्र, लगभग प्रतिवर्ती क्रिया के साथ उसने फल को फेंक दिया। उसका हाथ केट की ओर बढ़ा, उसे कमर से पकड़ा और अपनी ओर खींचा। केट के मुंह से एक अजीब सी चीख निकली, जिससे लौरा ने अचानक अपनी आंखें खोल लीं। जो दृश्य उसके सामने आया, उसे देखकर वह अचंभित रह गई। वहां उसकी निजी नौकरानी थी, जिसे आदित्य ने कसकर पकड़ रखा था और वह अजीब तरह से उसकी गोद में बैठी थी। क्या हो रहा है? लौरा की आवाज़ लड़खड़ा रही थी, क्योंकि वह स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह अपना सवाल पूरा कर पाती, केट बोल पड़ी।
लेकिन आवाज़ उसकी सामान्य आवाज़ नहीं थी। यह एक ऐसी आवाज़ थी जिसने कुछ घंटे पहले ही उसकी जान को खतरा बताया था। मुझे छोड़ दो। यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि हत्या की देवी साशा की थी। उसने चालाकी से नौकरानी का भेष धारण कर लिया था ताकि वे उनके बीच घुस सकें। हालांकि आदित्य अभी साशा को छोड़ने वाला नहीं था। आदित्य ने दृढ़ता से साशा की मांग का जवाब दिया, नहीं। उसकी पतली कमर के चारों ओर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। वह उस सुखद अनुभूति को नकार नहीं सका जो उसके अंदर बह रही थी, क्योंकि उसका कोमल शरीर उसके खिलाफ दबा हुआ था। उसके शरीर की गर्मी उसके अंदर समा गई। निकटता ने आनंद की भावना को जगा दिया जिसकी उसने ऐसी परिस्थितियों में महसूस करने की उम्मीद नहीं की थी। दूसरी ओर साशा को अचानक से ही यह बात समझ में आ गई। अपनी अजीबोगरीब बीमारी के कारण वह जानबूझकर पुरुषों के साथ शारीरिक संपर्क से बचती थी, जिससे वह उनके स्पर्श के लिए अभ्यस्त नहीं थी। नतीजतन उसका शरीर पुरुषों के संपर्क के प्रति अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील हो गया था। जैसे ही आदित्य ने उसे अपने करीब लिया, उसे एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई जिससे उसकी त्वचा में रोंगटे खड़े हो गए। साथ ही हत्या की देवी के रूप में पूजी जाने वाली साशा ने खुद को अपमान की लहर से जूझते हुए पाया। बार बार वह अपने लक्ष्य को खत्म करने के अपने मिशन में विफल रही थी और अब वह आदित्य की मजबूत पकड़ में प्रभावी रूप से फंस गई थी। उसके अंदर शर्मिंदगी की भावनाएं उमड़ पड़ी क्योंकि उसे आदित्य के साथ एक अंतरंग स्थिति में मजबूर किया गया था, पूरी तरह से उसकी इच्छा के विरुद्ध। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। अपने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आदित्य ने अपना चेहरा उसके दाहिने कंधे की वक्रता में झुकाया और धीरे से उसके कान में अपने शब्द कहे, मैं तुम्हारा असली चेहरा देखने के लिए उत्सुक हूँ साशा। अब तक तुम एक भेष में छिपी रही हो। अप्रत्याशित निकटता और उसके शरीर के निचले हिस्से पर उसके पीछे के हिस्से का दृढ़ दबाव उसे उसकी शारीरिकता का एहसास करा रहा था, जिससे उसकी शर्मिंदगी और भी बढ़ गई। उसके गालों पर लाली धीरे धीरे फैल रही थी, शर्मिंदगी की गुलाबी रंगत उसके चेहरे पर फैल रही थी। साशा का जवाब एक गुर्राहट के रूप में आया, उसकी आवाज़ निराशा से उबल रही थी, मुझे अभी जाने दो। उसने उसकी लोहे की मजबूत पकड़ से मुक्त होने की कोशिश की लेकिन खुद को आश्चर्यजनक रूप से कमज़ोर पाया। उससे निकलने वाली लगातार गर्मी ने उसे अजीब तरह से नर्म महसूस कराया। उसकी ताकत कम होती दिख रही थी। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ एक अराजक लय में धड़क रहा था। उसके निचले पेट से एक अजीब सी सनसनी निकल रही थी जिससे वह और भी असहज हो गई। आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? साशा ने मन ही मन खुद से सवाल किया। उसका मन उलझन में था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपनी पकड़ ढीली करने का कोई संकेत न दिखाते हुए आदित्य की चंचल आवाज़ उसकी त्वचा पर गूंज उठी। जैसे ही वह उसके करीब झुका, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा छोटी बिल्ली। उसके होंठ उसकी गर्दन के साथ एक रास्ता बनाते हुए उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रहे थे। उसके शब्दों में मनोरंजन का एक नोट था, मुझे जंगली बिल्लियों से लगाव है, आप देखिए। वे जितना अधिक विरोध करती हैं, उन्हें वश में करना उतना ही रोमांचक होता है। साशा का चेहरा अब भट्टी की तरह जल रहा था। अंतरंगता और आदित्य के शब्द उसे इस कदर शर्मसार कर रहे थे जैसे उसने पहले कभी नहीं किया था। आदित्य के होठों ने उसके दाहिने ट्रैपेजियस की कोमल त्वचा को छुआ, एक नाजुक चुंबन लगाया जिसने उसकी इंद्रियों को जला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसके भीतर एक चिंगारी जला दी थी जो जल्दी ही जंगल की आग में बदल रही थी। उसके शरीर ने उन तरीकों से प्रतिक्रिया की जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसकी सांसें रुक गईं और उसका दिल जंगली ड्रम की तरह उसकी छाती पर धड़क रहा था। वह अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण में रखने के व्यर्थ प्रयास में अपने निचले होंठ को काटने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी नसों में गर्मी दौड़ रही थी, उसकी त्वचा पर फैले रोंगटे उसके बढ़ते तापमान का प्रमाण थे। उसकी आवाज़ ने उसके होश उड़ा दिए, जैसे कोई फुसफुसाहट हो। शब्द उसके कानों को छूते हुए गर्मियों की हवा की तरह कोमल थे। क्यों न मेरी छोटी सी बिल्ली, एक अच्छे आज्ञाकारी पालतू जानवर की तरह आत्मसमर्पण कर दो। तुम पाओगी कि मैं अपने पुरस्कारों के साथ काफ़ी उदार हो सकता हूँ। यह आकर्षक वादा उसके कान के पास ही समाप्त हो गया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन की एक और लहर दौड़ गई। उसके लगातार अनुनय विनय ने धीरे धीरे उसके प्रतिरोध को कमज़ोर कर दिया, धीरे धीरे उसे कमज़ोर कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो एक मजबूत किला उसके शब्दों और हरकतों के लगातार हमले के कारण धीरे धीरे ढह रहा हो। क्या तुम्हें यह महसूस हो रहा है साशा? आदित्य की चिढ़ाने वाली आवाज़ उसके कानों में गूंजी जब उसके होंठों ने उसके ट्रैपेजियस पर अपना कोमल हमला फिर से शुरू कर दिया। हर स्पर्श से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बिजली का एक बोल्ट उसके अंदर से गुजर रहा हो। उसका शरीर इस तरह से प्रतिक्रिया कर रहा था कि उसकी सांसें रुक गई थीं। उसके होंठ कसकर बंद थे ताकि बाहर निकलने वाली किसी भी आवाज़ को दबा सके। साशा ने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसी स्थिति में फंस जाएगी। उसका मन परस्पर विरोधी भावनाओं के बवंडर में था। आदित्य के शब्द उसके कानों में शैतान के वादे की तरह गूंज रहे थे, एक शक्तिशाली प्रलोभन जिसने उसे निश्चित कदम उठाने की हिम्मत दी। मेरे पास वह सब है जो तुम्हें इस ज्वाला को बुझाने के लिए चाहिए। मेरे पास चमत्कारी अमृत है, तुम्हें बस इसके लिए अपनी इच्छा व्यक्त करनी होगी, उसने मना किया। अचानक दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ साशा ने खुद को आदित्य की पकड़ से मुक्त करने की ताकत पाई। उसके गालों पर जो लाली थी वह उसके सामान्य शांत व्यवहार के बिल्कुल विपरीत थी।
वह खुद को छुड़ाने में कामयाब रही, इसलिए नहीं कि उसने उसे काबू कर लिया था, बल्कि इसलिए कि उसने स्वेच्छा से अपनी पकड़ ढीली कर दी थी। वह दूर खड़ी थी, उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। उसका चेहरा अभी भी लाल था, जो उसकी शर्मिंदगी और गुस्से का सबूत था। उसके दांत आपस में भींचे हुए थे, जो उसके अंदर उबल रही हताशा का प्रतीक था। गुस्से से भरी एक सांस के साथ वह छाया में पिघल गई, बिना किसी निशान के कमरे से गायब हो गई। आदित्य ने उसे जाते हुए देखा, उसके होठों पर शैतानी मुस्कान थी। अभी के लिए अलविदा मेरी मायावी बिल्ली, उसने खाली कमरे में पुकारा। बिल्ली और चूहे का हमारा खेल जारी है, हालांकि हमारे मामले में यह एक ड्रैगन की तरह है जो एक लुभावना सक्कुबस का पीछा कर रहा है। घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ से पूरी तरह से मनोरंजन करते हुए वह पीछे झुक गया और उसके होठों से एक हंसी निकल गई। किसने सोचा होगा कि सख्त और अलग थलग साशा इतना मनोरंजक और रोमांचक पक्ष पेश करेगी। वह निश्चित रूप से उनके चंचल पीछा के जारी रहने का इंतजार कर रहा था। साशा के जल्दी से पीछे हटने से कमरे में एक आरामदायक सन्नाटा छा गया, जिसे लौरा के चिढ़ाने वाले शब्दों ने जल्द ही तोड़ दिया। मुझे लगा था कि तुम्हें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, उसने कहा, उसके होठों पर एक चंचल मुस्कुराहट खेल रही थी। आदित्य लौरा की टिप्पणी पर हंसा। उसने अपने बालों में उंगलियां फिराईं और अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, उसका चेहरा विचारमग्न था। खैर, किसी के दृष्टिकोण विकसित हो सकते हैं, आप जानते हैं। मैं अपनी छोटी जंगली बिल्ली से खुद को आकर्षित पाता हूँ। वह एक ऐसी प्राणी लगती है जो ध्यान आकर्षित करने के लिए हंगामा करती है। जरूर, वह थोड़ी शरारती है, एक बिगड़ेल बच्ची अगर आप कहें, लेकिन मुझे वह आकर्षक लगती है, उसने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। बोलते समय आदित्य का ध्यान साशा से हुई पहली मुलाकात की ओर चला गया, जब वह विलियम के वेश में था। उसने साशा के बारे में कुछ ऐसा कहा था कि वह स्वर्ग से मिला उपहार है, जैसे कि वही एकमात्र ऐसी महिला थी जो उसकी हकदार थी या उसकी सराहना कर सकती थी। उसके लहजे और उसके शब्दों से पता चलता था कि वह एक ऐसी समस्या से जूझ रही थी जिसका समाधान धन या शक्ति से नहीं हो सकता था। उसने सोचा कि साशा लौरा के प्रति इतनी शत्रुतापूर्ण क्यों थी, और उसे लगा शायद उसके मन में ईर्ष्या की भावनाएं थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे लौरा से खतरा महसूस हो रहा था, जो उसे आदित्य के स्नेह के लिए प्रतिद्वंद्वी मानती थी? या शायद वह स्थिति को बहुत ज्यादा समझ रहा था। लेकिन एक बात तो तय थी, साशा के बारे में उसकी धारणा काफी हद तक बदल गई थी। इस उग्र महिला ने उसकी रुचि को आकर्षित किया था, और वह खुद को उनके अगले मुलाकात का बेसब्री से इंतजार करते हुए पाया। वह इस जंगली बिल्ली को वश में करने के लिए उत्सुक था, या कम से कम कोशिश तो कर ही रहा था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 435। क्या तुम उसके प्यार में पड़ गए हो? गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 435। क्या तुम उसके प्यार में पड़ गए हो? एड्स बाय पब फ्यूचर। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसने उन्हें उनकी हल्की फुल्की बातचीत से बाहर निकाला। मेरी महिला, क्या सब ठीक है? आवाज़ असली केट की थी। उसने कमरे में एक अपरिचित उपस्थिति को क्षण भर के लिए महसूस किया था, लेकिन वह गायब हो गई, और लौरा की सुरक्षा के लिए अपनी चिंता में वह जल्दी से वहां पहुंच गई। लौरा और आदित्य दोनों ने आवाज़ की दिशा में अपना सिर घुमाया, उनके होंठ हंसी से भर गए। लौरा ने अपनी हंसी को रोकते हुए अपनी चिंतित नौकरानी से कहा, आश्वस्त रहो केट, कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। तुम अपने काम पर वापस जा सकती हो। उसने तय किया था कि संक्षिप्त मुठभेड़ के बारे में केट को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। नौकरानी पहले से ही लौरा की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी। उसने लौरा की सुरक्षा के लिए 10,000 जल सैनिकों की एक अतिरिक्त सेना को भी काम पर रख लिया, जबकि लौरा ने विरोध किया था कि यह अनावश्यक था। केट की आवाज़ दरवाजे के पीछे से फिर से आई, उसके लहजे में अनिच्छा से स्वीकृति का भाव था। ठीक है, लेकिन कृपया अगर कुछ भी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। ऐसा कहकर वह वापस चली गई और आदित्य और लौरा को एक बार फिर अपने कमरे के आरामदायक एकांत में छोड़ दिया। उनके चारों ओर सन्नाटा गहराता हुआ लग रहा था, उन्हें एक अंतरंग चुप्पी में लपेटते हुए, जैसे वे अपनी पिछली बातचीत में वापस आ गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आदित्य ने समय बिताते हुए घंटों को पूरे दिन में बदल दिया। उसकी बोरियत ने आखिरकार उसे अपनी स्टोरेज रिंग से एक किताब निकालने के लिए प्रेरित किया। यह एक आकर्षक खंड था जो विविध खेती के सिद्धांतों में गहराई से उतर गया और उनकी दुनिया और उसके इतिहास की प्रकृति के बारे में दिलचस्प सवाल उठाए। पन्नों ने उसका ध्यान खींचा, एक रास्ता से थोड़ी राहत दी। हालांकि उसने कभी भी खुद को पूरी तरह से ध्यान भटकने नहीं दिया। उसके दिमाग का एक हिस्सा लगातार सतर्क था, हमेशा साशा द्वारा लौरा के लिए पैदा किए जा सकने वाले किसी भी संभावित खतरे के प्रति सतर्क। इससे पहले कि वे समझ पाते, एक और दिन बीत गया। लंबे समय से प्रतीक्षित टूर्नामेंट घड़ी की हर टिक के साथ करीब आ रहा था। कल वह दिन था जब प्रतियोगिता शुरू होगी, जो उन्हें लड़ाइयों और रणनीतियों के बवंडर में ले जाएगी। इस बीच
हाल ही में हुए एक दुस्साहसिक हमले की खबर फैल रही थी, जिससे राजधानी में कानाफूसी की झड़ी लग गई। ये खबर की सिंहासन उत्तराधिकार प्रतियोगिता के शीर्ष दावेदारों में से एक पर 40 लोगों ने खुलेआम हमला किया था, जंगल में आग की तरह फैल गई थी। हर कोई इस सनसनीखेज खबर से उत्साहित था, गपशप कर रहा था और चल रहे नाटक के बारे में अटकलें लगा रहा था। इस सब के दौरान लॉरा अपनी साधना में दृढ़ रही और बाहरी दुनिया को एक महत्वहीन शोर में विलीन होने दिया। उसने 7 कठिन दिनों तक चलने वाले टूर्नामेंट में अपने सामने आने वाले दुर्जय प्रतिद्वंद्वियों के लिए अपनी रणनीतियों की सावधानीपूर्वक योजना बनाई। टूर्नामेंट के दौरान साशा द्वारा उसकी हत्या करने का तरीका खोजने का विचार उसके मन में हमेशा बना रहा। आदित्य के बिना उसे पूरी तरह से अपनी क्षमताओं पर निर्भर रहना होगा, और सच कहा जाए तो वह गहराई से जानती थी कि वह साशा का मुकाबला नहीं कर सकती। उनकी ताकत के बीच का अंतर सिर्फ एक छोटा सा क्षेत्र होने के बावजूद लॉरा घातक हत्यारे के सामने एक साधारण इंसान की तरह कमजोर महसूस करती थी। वह इस उम्मीद से चिपकी रही कि साशा अपनी घातक खोज को छोड़ देगी, जिससे उसे टूर्नामेंट में बिना किसी बाधा के भाग लेने का मौका मिलेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। लॉरा ने खुद को एक दुविधा में फंसा हुआ पाया, जिसका कोई स्पष्ट समाधान नहीं था। वह जानती थी, आदित्य की साशा के साथ पिछली मुठभेड़ों और पेचीदा इतिहास को देखते हुए, कि वह लॉरा की रक्षा के लिए भी कभी भी उसका जीवन समाप्त करने का सहारा नहीं लेगा। बातचीत की संभावना लॉरा के दिमाग में आई। वह साशा को एक बड़ी रकम, वास्तव में लाखों, देने के लिए तैयार थी अगर वह अपने मिशन से दूर चली जाए। लेकिन ये भी असंभव लग रहा था। साशा को एक हत्यारे के रूप में एक परिपूर्ण उन्मूलन दर बनाए रखने पर गर्व था। संगठन का एक कठोर नियम भी था, जो यह निर्धारित करता था कि एक बार एक मिशन स्वीकार कर लिया गया तो उसे छोड़ा या त्यागा नहीं जा सकता था। अपने परेशान करने वाले विचारों में खोई हुई लॉरा ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी नज़र आदित्य से मिली। मुझे बाहर जाना है, उसने दृढ़ स्वर में कहा। मुझे कुछ काम निपटाने हैं। आदित्य ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लॉरा ने उसकी प्रतिक्रिया, उसके लहजे में गंभीरता, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसके दृढ़ निश्चय पर ध्यान दिया। इसने उसके दिल में एक गर्मजोशी भरी भावना जगा दी। वह कई बार उसकी मदद के लिए आया था, समर्थन का एक अटूट स्तंभ बन गया था। भले ही उनका गठबंधन उसे पीछे हटने की अनुमति दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वह एक अंगरक्षक की भूमिका निभाते हुए, दिन रात उसकी रक्षा करते हुए, उससे कहीं आगे निकल गया। लॉरा को इस बात का एहसास था कि वह उसके प्रति कितना ऋणी है। वह जानती थी कि उसे उसके अधिक समर्पण के लिए बहुत कुछ चुकाना है। जिस क्षण लॉरा और आदित्य हवेली की सुरक्षा दहलीज से बाहर निकले, शहरवासियों ने लॉरा को लगभग तुरंत पहचान लिया। उनकी जिज्ञासु आंखें उन दोनों का पीछा करती रहीं, उनकी हर हरकत पर नजर रखती रहीं। शहरवासियों ने उस भयावह घटना के बाद से लॉरा को नहीं देखा था, इसलिए सार्वजनिक रूप से उसका फिर से प्रकट होना निश्चित रूप से उनके ध्यान के लायक था। इस बीच आदित्य स्थानीय जिज्ञासा में लिप्त नहीं था। उसकी आंखें अपने आसपास के वातावरण को स्कैन करने में व्यस्त थीं और आसपास छिपे किसी भी संभावित खतरे के प्रति सतर्क थी। तो हम कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। उसकी आंखें पूरी तरह से निगरानी करना बंद नहीं कर रही थीं। लॉरा ने उत्तर दिया, हम मेरे दत्तक दादा से मिलने जा रहे हैं। उसकी आवाज़ में प्रत्याशा का भाव था। वह आसन टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले उनका आशीर्वाद लेना चाहती थी, खासकर इसलिए क्योंकि वह खुद इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। अपनी दादी की मृत्यु के बाद उसके दादा काफ़ी घरेलू व्यक्ति बन गए थे, शायद ही कभी अपने घर की चारदीवारी से बाहर निकलते थे। ये सुनकर आदित्य ने आश्चर्य व्यक्त किया, आप गोद लिए गए हैं? हाँ, लॉरा ने सिर हिलाया, बिना रुके टहलना जारी रखा। मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे बेहोश और गंभीर रूप से घायल पाया था। मैं एक बड़ी शार्क का भोजन बनने की कगार पर थी जब उन्होंने मुझे बचाया और घर ले गए। आदित्य ने अपनी आवाज़ नरम करते हुए कहा, आपका अतीत काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा होगा। लॉरा ने कंधे उचकाते हुए कहा, सच कहूँ तो मुझे अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मुझे याद नहीं है कि मेरे असली माता पिता कौन हैं या मैं कहाँ पैदा हुई थी। मैं अपनी उत्पत्ति के बारे में बहुत ज़्यादा अंधेरे में हूँ। जब उसने ये जानकारी साझा की तो उसका लहजा तटस्थ रहा, किसी भी तरह की भावना से रहित। लेकिन क्या तुम्हें कभी अपनी जड़ों के बारे में नहीं पता? आदित्य खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। लॉरा ने तुरंत जवाब दिया, उसकी आवाज़ दृढ़ निश्चय के साथ सख्त हो गई, वास्तव में नहीं। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मुझे विशेष रूप से दिलचस्पी है। अभी मेरा प्राथमिक ध्यान महारानी के सिंहासन पर चढ़ना और साम्राज्य में व्याप्त भेदभावपूर्ण प्रथाओं को सुधारना है। मेरा अतीत इंतजार कर सकता है, ये कहीं नहीं जा रहा है। मैं इससे तब निपटूंगी जब मैं अपना ध्यान दूसरी ओर लगा सकूंगी। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। अचानक जोरदार धमाके की आवाज़ सड़कों पर गूंजी, जिससे लॉरा और आदित्य दोनों ने अपने कदम तुरंत रोक दिए। लॉरा की हवेली के बगल में एक पड़ोसी घर अचानक जमीन पर गिरता हुआ दिखाई दिया। ठोस पत्थर की दीवारों में चौड़ी बिखरी हुई दरारें अपना रास्ता बना रही थीं, जिससे टुकड़े टूटकर जमीन पर बिखर रहे थे। ये दृश्य अजीब और भयावह था, जिसने उन दोनों को ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। बिना किसी चेतावनी के एक छाया अराजकता से अलग हो गई और तेज गति से लॉरा की ओर बढ़ गई।
आदित्य की आंखें हरकत पर नजर रख रही थीं, उसका शरीर सहज रूप से प्रतिक्रिया कर रहा था। जैसे ही छिपे हुए खंजर की धारदार नोक लौरा की त्वचा को छेदने से कुछ इंच दूर थी, आदित्य का हाथ बाहर निकल आया, उसकी उंगलियां एक पतली कलाई के चारों ओर बंध गईं, जिससे हमला रुक गया। मुझे पता था, उसने गुर्राते हुए कहा, उसकी आवाज में जीत का भाव था। इस बार उसने साशा को अपनी पकड़ से बाहर नहीं निकलने दिया। उसकी कलाई पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि वह इस बार बच नहीं पाएगी। लौरा की ओर मुड़ते हुए उसने निर्देश दिया, लौरा, तुम्हें अपने दादाजी के घर जाना चाहिए। मुझे यहाँ हमारे दोस्त से कुछ बात करनी है। साशा को मजबूती से पकड़कर उसने उसे लौरा से दूर ले गया और उसके विरोध करने से पहले ही एक गली में गायब हो गया। पलक झपकते ही आदित्य और साशा दोनों ही नजरों से ओझल हो गए और लौरा को पीछे छोड़ दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। शहर के एक सुनसान इलाके में चहल पहल भरे केंद्र से दूर आदित्य और साशा ने खुद को एक लंबे समय से परित्यक्त इमारत की गूंजती विशालता में पाया। जीर्ण शीर्ण इमारत, जिसकी पूर्व भव्यता खत्म हो चुकी थी, अब उनके अस्थायी मिलने की जगह के रूप में काम करती थी। साशा की कलाई को छोड़ते हुए आदित्य ने एक कदम पीछे हटते हुए उसकी नज़र उस पर स्थिर थी। तुम ये लगातार पीछा करना कब बंद करोगे, साशा? उसने पूछा, उसकी आवाज़ में स्पष्ट थकान झलक रही थी। उसकी आंखें चुनौती भरी चमक से चमक उठीं और उसके होंठ दृढ़ निश्चयी भाव से मुड़ गए। जब तक मैं वह काम पूरा नहीं कर लेता जो मैंने करने का निश्चय किया था, उस महिला का जीवन समाप्त करना। आदित्य ने आह भरी, उसकी आंखें थोड़ी नरम पड़ गईं। तुम्हारे इरादे बहुत दर्दनाक थे, साशा। आज का हमला भी उसी समय पता चल गया था जब परिवार का घर ढहने लगा था। तुम्हारी रणनीतियां पहले से ही पूर्वानुमानित हो गई हैं, रचनात्मकता कहाँ है? तुम बेहतर कर सकते हो। उसकी आलोचना से उसके गाल जल उठे, उसके शब्दों से उसका अभिमान तमतमा उठा। और सबसे बुरी बात यह थी कि वह सही था। वह लापरवाही से काम कर रही थी, उसकी सामान्य सटीकता और चालाकी की जगह हताशा ने ले ली थी। चुप, उसने बुदबुदाते हुए कहा, उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का एक दुर्लभ भाव था। उसने अपने होंठ काटे, उसका मन उथल पुथल में था। ये सब उसकी गलती है। वही कारण है कि मैं इस तरह का व्यवहार कर रही हूँ। उसने अपने अंदर आए बदलाव के लिए आदित्य को दोषी ठहराया। जब से वो उसके साथ आई थी, उसने उसके अंदर भावनाओं का बवंडर खड़ा कर दिया था, जिससे उसका ध्यान और नियंत्रण भंग हो गया था। उसका दिल अस्त व्यस्त हो गया था, जिससे उसे ऐसी भावनाओं से जूझना पड़ रहा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। शायद मुझे अपना सवाल फिर से पूछना चाहिए, आदित्य ने उसे सोच समझकर देखते हुए कहा। क्या बात है जो तुम्हें लौरा की जान बख्शने के लिए राजी कर सकती है? साशा की बाहें सहज ही उसकी छाती के नीचे आ गईं और उसने अपनी नज़रें फिर से उसकी ओर घुमाईं। जिज्ञासा की चिंगारी या यह ईर्ष्या थी उसकी आंखों में चमक उठी जब उसने पूछा, ऐसा लगता है कि आप इस महिला की सुरक्षा के बारे में विशेष रूप से चिंतित हैं। क्या आप उसके प्यार में पड़ गए हैं? आदित्य ने तुरंत उसके सवाल में ईर्ष्या की भावना को समझ लिया। उसका संदेह सच साबित हुआ, साशा वाकई ईर्ष्यालु थी। यह एहसास होते ही उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह साशा के करीब आया और उनके बीच की दूरी कम कर दी। आगे बढ़कर उसने अपनी उंगलियों से उसकी ठुड्डी को धीरे से ऊपर उठाया और उसे अपनी नज़रों से मिलने के लिए मजबूर किया। उसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी जब उसने पूछा, क्या तुम्हें जलन हो रही है, साशा? उसके तुरंत इनकार से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे जलन नहीं हो रही है, उसने झट से कहा और अपनी नज़रें उससे हटा लीं। उसकी गहरी निगाहें बहुत भारी और बहुत दखल देने वाली थीं। तुम उस महिला से प्यार करते हो या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। उसकी आवाज़ थोड़ी डगमगाई, जो उसके भीतर की उथल पुथल का एक सूक्ष्म संकेत था। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 436 लंबे समय से प्रतीक्षित टूर्नामेंट की शुरुआत। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 436 लंबे समय से प्रतीक्षित टूर्नामेंट की शुरुआत। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य ने गंभीरता से कहा, उसकी आंखें साशा की आंखों में गड़ी हुई थीं। मैं चाहता हूं कि तुम रुक जाओ, साशा, उसने विनती की। उसका जवाब दृढ़ और दृढ़ था। नहीं। आदित्य ने अब तक साशा के बारे में इतना जान लिया था कि वह समझ गया था कि उसके ठंडे बाहरी आवरण के नीचे एक अडिग जिद छिपी हुई है। एक बार जब वह किसी चीज़ पर अपना मन बना लेती तो वह विचलित नहीं होती। इस मामले में वह लौरा को खत्म करने के लिए दृढ़ थी और वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक वह अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेती। क्यों? आदित्य ने उसकी मंशा समझने की कोशिश करते हुए पूछा। क्योंकि मैं नहीं चाहती, उसने बेपरवाही से जवाब दिया। उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान तैर रही थी। उसने फिर पूछा, उसकी इच्छाओं को समझने की कोशिश करते हुए। तुम क्या चाहती हो, साशा? उसका जवाब त्वरित और अप्रत्याशित था।
मैं तुम्हें चाहती हूँ, उसने कबूल किया। उसकी नज़रें बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी ओर टिकी रहीं। अचानक चौंककर वह हकलाते हुए जवाब देने में कामयाब रहा। यह असंभव है, मैं तुम्हारा नहीं हो सकता। उसके कथन पर उसके माथे पर शिकन आ गई। क्यों नहीं? उसने पूछा, उसकी आवाज़ थोड़ी नर्म हो गई। क्योंकि, आदित्य ने रुककर अपने शब्दों को सावधानी से चुना, मेरी पहले से ही 4 मंगेतर हैं। और मैं उनके प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ। उसके होठों पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान आ गई और वह आगे बोला, इसके अलावा क्या पिछले हफ्ते ही एक जिद्दी महिला ने मुझसे नहीं कहा था कि उसे शादी में या मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही उसके शब्दों का वजन उसके अंदर समाया, साशा के चेहरे पर शर्मिंदगी की एक चमकीली छाया उभर आई। उसके भीतर निराशा की भावनाएं उमड़ने लगीं, जो बाहर आने की धमकी दे रही थीं। यह आदमी, आदित्य, उसके भीतर भावनाओं को जगाने का एक तरीका जानता था, उसके उन हिस्सों को उजागर करता था जिनके बारे में उसे अब तक पता नहीं था। उसके साथ हर मुलाकात उसके दिल को अशांत कर देती थी। भावनाओं के उफान को दबाते हुए साशा ने अपने दांत भींच लिए, उसकी निगाहें आग की तरह जल रही थीं। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा करो आदित्य, लेकिन अब से मुझे फिर कभी मत ढूंढना, उसने गुस्से में कहा। उसकी आवाज़ उसके गुस्से की तीव्रता से थोड़ी कांप रही थी। उसकी आंखों में एक इस्पाती चमक आ गई और वह आगे बोली, हमारे संगठन का एक नियम है, अगर ठेकेदार मर जाता है तो हमें अनुबंध रद्द करना होगा। इस इनाम का ठेकेदार डीप सी पैलेस साम्राज्य के 4 शक्तिशाली ड्यूक हैं। उसकी बर्फीली निगाहें उसकी ओर टिक गईं और उसके होठों से ठंडे शब्द निकले, तुम्हारे पास 7 दिन हैं। अगर तुम उस समय के भीतर उन चारों को खत्म करने में नाकाम रहे तो मैं लौरा को मार दूंगी। यह अलविदा है आदित्य। आदित्य ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, रुको रुको, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। साशा पहले ही छाया में विलीन हो चुकी थी और उसकी नज़रों से ओझल हो गई थी। गहरी सांस छोड़ते हुए आदित्य ने अपने विचारों को समेटा। उसने निश्चय किया, मैं इस सब के बाद उसे ढूंढ लूंगा, लेकिन अभी के लिए उसके लिए डीप सी पैलेस साम्राज्य में अराजकता की लहर पैदा करने का समय आ गया था। योजक चिन्ह, दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। आज का दिन डीप सी पैलेस की राजधानी में किसी भी अन्य दिन से अलग था। शहर में विभिन्न जातियों की समृद्ध ताने बाने की भरमार थी। इसके आमतौर पर शांत रास्ते और सार्वजनिक स्थान अब जीवंत और जीवन से भरे हुए थे। शहर में उमड़े लाखों लोगों में मनुष्य, असंख्य जलपरी, जलीय कल्पित बौने और समुद्री जीवों की अनगिनत अन्य जातियां शामिल थीं। माहौल बिजली से भरा था। शहर, जिसे सी स्टार सिटी के नाम से जाना जाता है, गतिविधि से गुलजार था। सी स्टार सिटी का हर कोना रंग बिरंगे बेल के पौधों की चकाचौंध से सजा हुआ था। ये पौधे, जो अपनी कोमल, चमकदार चमक बिखेरने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, समुद्र की गहराई में शहर को रोशन कर रहे थे, जिससे लगभग अलौकिक एहसास हो रहा था। आज शहर में सतर्कता की भावना बढ़ गई थी। सुरक्षा को 5 गुना बढ़ा दिया गया था, एक असामान्य घटना जिसने दिन की घटनाओं के महत्व को रेखांकित किया। कुलीन घरों के प्रमुखों, शूरवीरों और जनरलों सहित गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पूरे डीप सी पैलेस की नज़र राजधानी पर टिकी हुई थी। आप पूछेंगे कि यह दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों था? आज एक बहुप्रतीक्षित टूर्नामेंट की शुरुआत थी, एक भव्य तमाशा जो पूरे 7 दिनों तक चलेगा। दांव पर लगा इनाम बहुत बड़ा था। इस कठोर प्रतियोगिता का विजेता गहरे समुद्र के महल के शासक की उपाधि का दावा करेगा, जो अपार शक्ति और सम्मान का एक प्रतिष्ठित पद है। शहर के चहल पहल भरे केंद्र में 10 लाख से ज्यादा लोगों की भारी भीड़ जमा हुई थी। इस भव्य टूर्नामेंट का आयोजन स्थल एक विस्मयकारी स्टेडियम था, जिसमें 5 लाख दर्शकों के बैठने की व्यवस्था थी। संरचना का विशाल आकार जमीन पर मौजूद एक औसत आकार के शहर से प्रतिस्पर्धा कर सकता था। विशाल स्टेडियम उस आयोजन के महत्व का प्रमाण था, जिसकी मेजबानी वह करने वाला था। यह उस प्रत्याशा का प्रतीक था जो पूरे डीप सी पैलेस में फैली हुई थी। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। सी स्टार सिटी के एक हलचल भरे कोने में समुद्री दौड़ के विभिन्न समूह एकत्र हुए थे। वे किस्से, कहानियां, हंसी मजाक और सबसे बढ़कर आगामी टूर्नामेंट के लिए स्पष्ट उत्साह साझा कर रहे थे। विश्वास नहीं हो रहा कि यह आखिरकार आ ही गया। नाला, जो एक जीवंत समुद्री एल्फ है जिसके चमकीले पन्ने जैसे बाल हैं, उसकी समुद्री हरी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। वह अपने साथियों के इर्द गिर्द फड़फड़ा रही थी, अपने उत्साह को रोक नहीं पा रही थी। मैं दिन गिन रहा हूँ, नाला, फिन ने उत्तर दिया, जो एक लंबा और मजबूत सेल की था। उसकी सील जैसी त्वचा समुद्र की रोशनी में चमक रही थी। वह नाला की ओर देखकर मुस्कुराया, उसकी खुशी में शामिल हुआ। उनसे थोड़ी दूर पर नेरीड्स का एक समूह जीवंत चर्चा में व्यस्त था। जब वे एक दूसरे को खेल खेल में धक्का दे रहे थे तो उनकी हंसी पानी में गूंज रही थी। समूह की नेता, थलासा नामक एक चमकदार नेरीड, पानी में घूम रही थी। उसके चांदी के तराजू चमक रहे थे। मैं इस साल मरमेन पर अपना दांव लगा रही हूँ, उसने अपने दोस्तों की ओर मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज़ प्रत्याशा से भरी हुई थी। इतना भी निश्चित मत हो थलासा, एक आवाज़ गूंजी। सभी के सिर क्राकों की ओर मुड़े, जो एक विशालकाय आकृति थी जिसका धड़ मानव जैसा था और निचला शरीर ऑक्टोपस जैसा था। क्रैकन के रूप में वह हमेशा ध्यान आकर्षित करता था और उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। मैंने सुना है कि क्रैकन पहले से कहीं ज्यादा प्रशिक्षण ले रहे हैं। हम शायद आपको आश्चर्यचकित कर दें।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विशाल शहर के एक अलग कोने में विभिन्न समुद्री जीवों का एक समूह चमकते नीले मूंगे के ढांचे के चारों ओर इकट्ठा हुआ था। वहां वे आगामी टूर्नामेंट पर एक उत्साही बहस में लगे हुए थे। हम समुद्री कल्पित बौने अथक प्रशिक्षण ले रहे हैं, इलिरिया ने कहा। उसकी हमेशा शांत रहने वाली नीली आंखें उत्साह से चमक रही थीं। उसके चमकीले बाल पानी में उसके चारों ओर लहरा रहे थे, जो उसकी जीवंत ऊर्जा को दर्शा रहे थे। उसके बगल में मोरे नाम का एक सेल की सिर हिला रहा था। उसकी चिकनी सील जैसी त्वचा पानी के नीचे की चमक में चमक रही थी। इलिरिया, मैंने तुम्हारे योद्धाओं का समर्पण देखा है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर इस साल विजेता तुम्हारी दौड़ से हो, उसने कहा। उसकी आवाज़ प्रशंसा और प्रत्याशा से भरी हुई थी। नेरीड्स के एक समूह से मधुर हंसी की आवाज़ आई जो एक साथ इकट्ठा हो गई थी। उनकी समुद्री अप्सरा नेता मरीना ने अपनी चमकती हुई पूंछ को मजे से हिलाया। ओह मोरे, तुम्हें हमेशा से ही समुद्री कल्पित प्राणियों से लगाव रहा है, उसने चिढ़ाते हुए कहा, जिससे उसके साथियों में हंसी की लहर दौड़ गई। नर्म स्थान हो या ना हो, सेल्किस कोई आसान लक्ष्य नहीं है, मरीना, मोरे ने एक चंचल पलक के साथ जवाब दिया। हंसी को एक गहरी गूंजती हुई आवाज ने बाधित किया। सभी की नज़रें वक्ता पर टिकी हुई थीं। ऑक्टेवियस नामक एक प्रभावशाली व्यक्ति, जो क्रैकन में से एक था। उसका ऊपरी शरीर मानव जैसा था, जबकि उसका निचला आधा हिस्सा ऐंठते हुए ऑक्टोपस के तंतु थे। उसने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ कहा, हम क्रैकन के पास कुछ तरकीबें हैं। खैर, तंतु, अभी हमें बाहर मत करो। अनौपचारिक हंसी मजाक, दिल खोलकर हंसी मजाक, साझा उत्साह, इन सभी ने सी स्टार सिटी में उत्सवी माहौल को और भी बढ़ा दिया। शहर में रंगों, उल्लास और उम्मीदों का ऐसा माहौल था जो भव्य टूर्नामेंट के समापन तक बना रहा। सी स्टार सिटी के एक अन्य जीवंत हिस्से में विविध समुद्री जीवों के समूहों ने उत्साह और प्रत्याशा के रंगीन मिश्रण को और बढ़ा दिया। अरे, ये सब शोरगुल तो देखो, भूरे बालों वाले बूढ़े सी एल्फ, बर्नाबी ने कहा। उसकी आवाज़ कर्कश थी, फिर भी उत्साह से भरी हुई थी। वह एक मूंगे के बाहरी हिस्से के सहारे झुका हुआ था। उसकी नीली त्वचा पर फ्लोरोसेंट बेल के पौधे प्रतिबिंबित हो रहे थे और समुद्री मोती उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी को सजा रहे थे। उसकी दोस्त सुला नाम की एक सेल की, जिसकी खाल चमकदार थी, ने सहमति में ठहाका लगाया। मैंने पिछले ग्रेट कोरल ब्लूम के बाद से शहर को इतना उत्साहित नहीं देखा, उसने कहा। उसकी गहरी आंखें खुशी से चमक रही थीं। पास ही युवा नेरीड्स का एक समूह पानी में खिलखिलाकर हंस रहा था और घूम रहा था। मैं अपने उत्साहवर्धक मंत्रों का अभ्यास कर रही हूँ, उनमें से सबसे छोटी यूडोरा ने कहा। उसके समुद्री नीले बाल बादल की तरह उसके चारों ओर तैर रहे थे। टूर्नामेंट बहुत मज़ेदार होगा। तभी भीड़ में हलचल मच गई जब करिश्माए आभा वाला एक मांसल क्रैकन इचटाका तैर कर आया। उसके शक्तिशाली तंबू उसे आगे की ओर धकेल रहे थे और उसकी हंसी पानी में गूंज रही थी। अपनी शर्त लगाओ दोस्तों, उसने खुशी से कहा। इस साल क्रैकन शो चुरा लेंगे। शहर में जीवंत बातचीत की एक श्रृंखला थी जो आगामी टूर्नामेंट के लिए साझा आशाओं और अपेक्षाओं से भरी हुई थी। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति का हो, ने जीवंत माहौल में योगदान दिया और भव्य आयोजन में अपनी अनूठी ऊर्जा लाई। यह विविधता में उनकी एकता का उत्सव था, एक एकीकृत भावना जो टूर्नामेंट ने हमेशा जगाए। शहर में चहल पहल और हंसी मजाक का माहौल था, जिसमें अलग अलग समुद्री दौड़ों की अलग अलग शख्सियतें चमक रही थीं। बातचीत सहज और उम्मीद और उत्साह से भरी उत्सव के माहौल को पूरी तरह से समेटे हुए थी। टूर्नामेंट के लिए उत्सुकता सिर्फ एक आयोजन नहीं थी, बल्कि उनके विविध समुदाय का जश्न था। ये डीप सी पैलेस अपने सबसे जीवंत रूप में था, जिसे देखना एक शानदार नज़ारा था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 437 महासागरीय क्राउन टूर्नामेंट आए। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 437 ओशनिक क्राउन टूर्नामेंट आए। जुटिजा द्वारा हीरे के आभूषण। जुटिजा द्वारा हीरे के आभूषण। प्रायोजित हीरा आभूषण। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। देवियों और सज्जनों, आज डीप सी पैलेस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर की शुरुआत हो रही है, ओशनिक क्राउन टूर्नामेंट। इस भव्य टूर्नामेंट का उद्देश्य हमारे बीच सबसे शक्तिशाली की पहचान करना है और विजेता हमारे डीप सी पैलेस साम्राज्य के नए शासक के उच्च पद पर आसीन होगा। इस ऐतिहासिक आयोजन को शुरू करने से पहले सभी को इस टूर्नामेंट की कार्यवाही को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों से परिचित कराना आवश्यक है। घोषणा के हर शब्द पर ध्यान देते हुए भीड़ उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। ओशनिक क्राउन टूर्नामेंट निम्नलिखित दिशानिर्देशों और शर्तों के तहत संचालित होता है। 1. किसी अन्य प्रतियोगी को घातक नुकसान पहुंचाने का कार्य पुनर्तः प्रतिबंधित है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले को 1 शताब्दी तक कारावास की सजा दी जाएगी। उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर कारावास की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
2. ओशनिक क्राउन टूर्नामेंट के प्रतिभागियों को किसी भी कलाकृति, कवच, पालतू जानवर या सवारी का उपयोग करने से रोका जाता है। टूर्नामेंट में 3 स्टार ग्रेड तक के हथियारों के उपयोग की अनुमति है। यदि किसी प्रतिभागी को 4 स्टार ग्रेड या उससे अधिक के हथियार का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और आगे दंडात्मक उपाय लागू किए जाएंगे। 3. युद्ध में भाग लेने के दौरान किसी भी प्रकार की गोली या औषधि का सेवन वर्जित है। जीत के बाद प्रतिभागी उपचार की गोलियां या अन्य तुलनीय उपचारों का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई भी गोली या औषधि जो प्रतिभागी की शारीरिक विशेषताओं या जादुई कौशल जैसे कि ताकत, चपलता, सहनशक्ति या मन को अस्थायी रूप से बढ़ाती है, स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित है। केवल उपचार, औषधि और गोलियों के उपयोग की अनुमति है। सभी प्रतिभागियों से आग्रह है कि वे युद्ध के मैदान में कदम रखते समय इन नियमों को ध्यान में रखें। 1000 पर्यवेक्षकों की एक समर्पित टीम सतर्कतापूर्वक कार्यवाही की निगरानी करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई उल्लंघन या धोखाधड़ी न हो। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। युद्ध क्षेत्र के चारों ओर एक शक्तिशाली और अदृश्य बल क्षेत्र बनाया गया है जो हमारे सम्मानित दर्शकों को युद्ध क्षेत्र में तीव्र झड़पों से उत्पन्न होने वाले किसी भी संभावित नुकसान से बचाने के लिए बनाया गया है। आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिक चिंता है। जलपरी उद्घोषक नीले बालों की जलती लहरों के साथ सुंदरता की एक आकर्षक दृष्टि उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही भीड़ को संबोधित करना जारी रखा। जैसा कि आप में से कई लोग पहले से ही जानते हैं, ये टूर्नामेंट पूरे 7 दिनों तक चलेगा। अब आइए टूर्नामेंट की विशिष्ट संरचना पर कुछ प्रकाश डालें। निश्चिंत रहें कि प्रत्येक प्रतियोगी ने अपनी प्रभावशाली क्षमताओं के कठोर प्रदर्शन के माध्यम से इस प्रतियोगिता में अपना स्थान अर्जित किया है। हमने ओशनिक क्राउन टूर्नामेंट के 48 बहादुर प्रतिभागियों को 2 प्राथमिक समूहों में विभाजित किया है, अर्थात ग्रुप ए और ग्रुप बी। इनमें से प्रत्येक समूह में 24 कुशल प्रतियोगी हैं। इस व्यवस्था को और अधिक परिष्कृत करते हुए प्रत्येक प्राथमिक समूह को 6 छोटे समूहों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में 4 प्रतिभागी हैं। ग्रुप ए और बी दोनों से केवल कुल 32 प्रतिभागी ही नव रैंकिंग एलिमिनेशन राउंड में आगे बढ़ सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो प्रत्येक समूह से केवल 16 दावेदार ही इस चरण में आगे बढ़ सकते हैं। योग्यता के महत्वपूर्ण पहलू पर आगे बढ़ते हुए यह एक अंक प्रणाली पर आधारित होगा। 4 प्रतिभागियों वाले प्रत्येक उपसमूह एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे। जीतने पर सफल प्रतिभागी को 3 अंक मिलेंगे, जबकि दुर्भाग्य से हारने पर कोई अंक नहीं मिलेगा। ड्रॉ की दुर्लभ घटना में दोनों दावेदार एक अंक अर्जित करेंगे। आखिरकार प्रत्येक उपसमूह से शीर्ष 2 स्कोरर एलिमिनेशन राउंड में अपना स्थान सुरक्षित कर लेंगे। शेष 4 स्थानों के लिए प्रत्येक उपसमूह से तीसरे स्थान पर रहने वाले दावेदारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। एलिमिनेशन राउंड के लिए 32 प्रतिभागियों के चयन के बाद पॉइंट सिस्टम खत्म हो जाएगा। प्रत्येक अगले राउंड में ग्रुप ए का एक प्रतिभागी ग्रुप बी के एक प्रतिभागी को चुनौती देगा और तब तक संख्या कम करता जाएगा जब तक कि प्रत्येक ग्रुप में केवल एक ही प्रतिभागी न रह जाए। टूर्नामेंट के चरमोत्कर्ष पर ग्रुप ए का आखिरी प्रतिभागी ग्रुप बी के अंतिम योद्धा के खिलाफ एक रोमांचक अंतिम लड़ाई लड़ेगा। दर्शकों की भीड़ के बीच गुप्त रूप से वासना की रहस्यमयी देवी साशा निगरानी कर रही थी। आदित्य के साथ हुई इस गर्मागर्म मुठभेड़ के बाद वह जल्दी से सतह पर वापस नहीं आई। इसके बजाय उसने छाया में छिपकर रहना चुना। उसकी आंखें तेजी से घटित हो रही घटनाओं को देख रही थीं। वह गहराई से जानती थी कि आदित्य निर्धारित 7 दिनों के भीतर ठेकेदार को खत्म करने के कठिन कार्य को पूरा कर लेगा। हालांकि अगर वह लड़खड़ाता है तो वह झपट्टा मारकर अपने मूल मिशन को अंजाम देने और तुरंत बाहर निकलने के लिए तैयार थी। उद्घोषक की आवाज़ एक बार फिर विशाल मैदान में गूंजी, बिना किसी और देरी के खेल शुरू हो जाएं। लगभग तुरंत ही विशाल प्रवेश द्वार खुला और ग्रुप ए के प्रतियोगियों का पहला समूह सामने आया, जिनमें से प्रत्येक उत्सुकता और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। और इस तरह ओशनिक क्राउन टूर्नामेंट आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। हालांकि टूर्नामेंट के शुरुआती चरण ने आदित्य की रुचि को आकर्षित करने में कुछ खास मदद नहीं की। उत्साहित भीड़ में घुलमिल जाने के बाद वह अपने आसपास के उत्साही माहौल को देखे बिना नहीं रह सका। हवा उत्साह और रहस्य से भरी हुई थी। दर्शक उत्साहपूर्वक अपने दांव लगा रहे थे और अपने पसंदीदा दावेदारों के लिए जयकार कर रहे थे। उसे ये तमाशा उस रोमांचकारी अराजकता की तुलना में नीरस और नीरस लगा जिसका वह आदी था। जैसे जैसे प्रतियोगिता गर्म होती गई उसने अपनी सतर्कता जारी रखी, प्रत्येक मैच को उत्सुकता से देखते हुए। भीड़ की जय जयकार और उत्साह ने अखाड़े में होने वाले मुकाबलों को एक रोमांचक पृष्ठभूमि प्रदान की। इस भव्य प्रतियोगिता में प्रतिभागियों का एक अनोखा मिश्रण शामिल था। इसमें चौथे क्रम के शुरुआती साधक, चौथे क्रम के मध्य साधक और यहाँ तक कि चौथे क्रम के शीर्ष साधक भी शामिल थे, जिन्होंने साहपूर्वक प्रतिस्पर्धा करने का फैसला किया था। आदित्य को यह दृश्य देखकर कुछ हैरानी हुई। चौथे क्रम के ये साधक प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत क्यों करेंगे, जबकि उन्हें 5वें क्रम के मध्य साधकों से मात मिलने की संभावना थी। उसे यह एक निरर्थक प्रयास लगा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर भी आगे चिंतन करने पर उसे समझ की एक झलक दिखाई देने लगी। कुछ प्रतिभागी शायद सिर्फ जीत की संभावना से ही नहीं, बल्कि इस तरह की प्रतिष्ठित प्रतियोगिता से मिलने वाले अमूल्य अनुभव से भी आकर्षित थे।
आखिरकार ये टूर्नामेंट डीप सी पैलेस के सबसे निपुण और प्रतिभाशाली साधकों का एक दुर्लभ जमावड़ा था। युवा और महत्वाकांक्षी लोगों के लिए इन विलक्षण प्रतिभाओं के साथ तलवारें पार करने, उनकी तकनीकों और रणनीतियों से सीखने का अवसर अपने आप में एक समृद्ध अनुभव था। जैसा कि अपेक्षित था, 5वें क्रम के साधकों वाले उपसमूह पूरी तरह से हावी थे। इन शक्तिशाली लोगों ने अपने चौथे क्रम के प्रतिद्वंद्वियों को इतनी आसानी से परास्त कर दिया कि देखना लगभग निराशाजनक था। उनके साधना स्तरों में अंतर स्पष्ट था और चौथे क्रम के प्रतियोगियों के पास इन दुर्जेय प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ बहुत कम मौके थे। हालांकि टूर्नामेंट में कई आश्चर्यजनक और रोमांचक उलटफेर देखने को मिले। कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों में मध्य फोर्थ क्रम के कल्टीवेटर्स ने अपने शीर्ष फोर्थ क्रम के समकक्षों पर जीत हासिल की, जिससे भीड़ हैरान और खुश हो गई। इन अप्रत्याशित जीतों ने कार्यवाही में अप्रत्याशितता और रोमांच का तड़का लगाया, जिससे दर्शक और आदित्य पूरी तरह से व्यस्त रहे। विशाल पानी के नीचे के मैदान में विभिन्न समुद्री दौड़ों के बीच तनाव की एक स्पष्ट भावना पैदा हो गई थी। हवा में सिर्फ अगली लड़ाई की प्रत्याशा ही नहीं थी, यह अंतर्निहित नस्लीय पूर्वाग्रह और भेदभाव से भरी हुई थी, जो टूर्नामेंट के आगे बढ़ने के साथ और भी तीव्र होती गई। प्रतिभागियों में एक समुद्री एल्फ भी था, जिसकी अलौकिक सुंदरता और आकर्षक चपलता उसकी प्रजाति की विशेषता थी। अपने आकर्षण के बावजूद टूर्नामेंट में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। वह लगातार अपना तीसरा मैच हार गया था, जिसके कारण उसे भीड़ में मौजूद शोरगुल करने वाले मरफोक के समूह से उपहास और मजाक का सामना करना पड़ा। ओह, ये तो देखो, लगातार 3 हार, एक मोटा मरमैन एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान के साथ चिल्लाया। उसकी आवाज़ पानी के नीचे के स्टेडियम में साफ सुनाई दे रही थी। जब वह जोर से हंसा तो उसकी पूंछ जमीन पर पटकते हुए उसके तराजू नीले रंग की एक श्रृंखला में चमक उठे। और वे खुद को महान कहते हैं, युद्ध विहीन लोगों की तरह, एक और जलपरी ने कहा। उसकी आंखें भद्दे ढंग से खुशी से चमक रही थीं। बाकी जलपरी ठहाके लगाकर हंसने लगी, जिससे पानी में उथल पुथल मच गई। पास ही में सेल्कियों का एक समूह, जिसका चिकना और चमकीला फर प्रकाश को पकड़ रहा था, स्पष्ट रूप से नापसंदगी के साथ देख रहा था। वे स्पष्ट रूप से मरफोक के आचरण से प्रभावित नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने नेरीड्स के एक समूह को खुलेआम उनका उपहास करते देखा तो उनकी निगाहें सख्त हो गईं। वे अब हंस सकते हैं, लेकिन सेल्कियों को जल्द ही अपना मौका मिलेगा, हरे बालों वाले एक युवा नेरीड ने ताना मारा। एक साधारण मछली जितनी तेजी से तैर भी नहीं सकती। दूसरे कोने में एक दुर्जेय क्रैकन प्रतिभागी, जिसके टेंटिकल जैसे अंग बेचैन शक्ति के साथ कुंडलित और असंतुलित हो रहे थे, उसे नेरीड्स के एक समूह से खुलेआम भेदभाव का सामना करना पड़ा। उसे देखो, आदमी से ज्यादा ऑक्टोपस। ऐसे प्राणी पर भरोसा नहीं किया जा सकता जो 2 दुनियाओं में फैला हो, उनमें से एक ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की, जिससे उसके साथियों में हंसी की लहर दौड़ गई। ये दृश्य विभिन्न समुद्री जातियों के बीच व्याप्त गहरे नस्लीय पूर्वाग्रह का एक सूक्ष्म रूप था। यहाँ तक कि एक ऐसे आयोजन में भी जो उन्हें एक साथ लाने वाला था, पुरानी नाराजगी और पूर्वाग्रहों पर काबू पाना मुश्किल था। ये डीप सी पैलेस साम्राज्य का सबसे काला पक्ष था। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 438 महासागरीय क्राउन टूर्नामेंट 2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 438 ओशनिक क्राउन टूर्नामेंट 2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गहरे समुद्र का महल प्रकृति का एक चमत्कार और जलीय विविधता का केंद्र होने के बावजूद पूर्वाग्रह और कट्टरता की एक गहरी अंतर्धारा से ग्रस्त था। इस पानी के नीचे की दुनिया के निवासी मरफोल्क्स, सी एल्व्स, सेल्कीज, नेरीड्स, समुद्री अप्सराएं और क्रैकेंस एक ही विशाल महासागर को साझा करते थे, फिर भी उनका समाज नस्ल और प्रजातियों के आधार पर स्पष्ट रूप से विभाजित था। मरफोल्क्स अपने चमकदार तराजू और शक्तिशाली पूंछ के साथ महल में एक आधिपत्य रखते थे, जिससे अन्य नस्लें सामाजिक पदानुक्रम में निचले पायदान पर आ जाती थीं। अपनी ऊंची सीटों पर आराम से बैठे हुए जलचर लोग अपनी श्रेष्ठ स्थिति का आनंद ले रहे थे। उन्होंने टूर्नामेंट स्टेडियम में प्रवेश और बैठने के लिए मात्र 5 सफ़ेद सोने के सिक्के चुकाए थे। यह विशेषाधिकार अन्य जातियों को नहीं दिया गया था। समुद्री कल्पित बौने, सेल्की, नेरीड्स और क्रैकन को खड़े होकर देखने के लिए मजबूर किया गया। उनकी जेबें 5 सिक्कों से कहीं ज्यादा हल्की थीं। यह असमानता बहुत ज्यादा थी, जो जलीय समाज में व्याप्त प्रणालीगत भेदभाव का एक स्पष्ट प्रतीक था। अन्याय की जड़ें बहुत गहरी थीं, जो टूर्नामेंट से कहीं आगे तक फैली हुई थीं। दिन प्रतिदिन डीप सी पैलेस के निवासियों को नस्लवाद, भेदभाव और अनुचित व्यवहार के विभिन्न स्तरों का सामना करना पड़ता था। सी एल्व्स को इस पक्षपात का खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्हें गुलामों से ज्यादा कुछ नहीं समझा गया और उन्हें सबसे बुनियादी अधिकारों से भी वंचित रखा गया। उनकी दुर्दशा सामाजिक असंतुलन की एक गंभीर याद दिलाती है। सेल्किस, नेरीड्स और क्रैकेंस का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर रहा, लेकिन वे समान नागरिक नहीं थे। उनका जीवन प्रणालीगत पूर्वाग्रह और निरंतर उपहास के खिलाफ संघर्ष था।
सामाजिक संरचना नस्लीय श्रेष्ठता और हीनता की परतों पर बनी थी और यह असमानता लौरा पर भी हावी थी। कट्टरता के सागर के बीच आशा की किरण, लौरा समुद्री परिवर्तन के लिए तरस रही थी। वह पूर्वाग्रह, भेदभाव और शोषण से थक चुकी थी जो समुद्री वनस्पतियों और जीवों की तरह सर्वव्यापी थे। वह व्यक्तियों की अंतर्निहित अच्छाई में विश्वास करती थी, चाहे उनकी जाति या प्रजाति कुछ भी हो। यह अनसुना नहीं था, निवासियों का एक छोटा समूह था जिसने कभी भी अपनी जाति या शक्ति को दूसरों के साथ अपने व्यवहार को प्रभावित नहीं करने दिया। वे एकरसता के समुद्र में रंग बिरंगे मूंगों की तरह अलग दिखते थे। यह एक ऐसा समावेशी, सामंजस्यपूर्ण समाज था जिसे लौरा ने बनाने का लक्ष्य रखा था, एक ऐसा समाज जहां सभी को समान रूप से देखा और व्यवहार किया जाता था। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन लौरा यथास्थिति को चुनौती देने के लिए दृढ़ थी। साथ ही दुनिया में नस्लीय सीमाएं अस्तित्वहीनता के बिंदु तक धुंधली हो गई थीं। असंख्य विविध नस्लें एक साथ रहती थीं, आपस में घुलमिल जाती थीं और यहां तक कि बिना किसी दूसरे विचार के विवाह भी कर लेती थीं। अंतर नस्लीय विवाह आम बात थी और उनका जश्न मनाया जाता था, उनका तिरस्कार नहीं किया जाता था। एक मानव पुरुष एक बिल्ली महिला से प्यार कर सकता था और उससे शादी कर सकता था, या एक शक्तिशाली ड्रैगन एक सुकुबस को अपनी दुल्हन के रूप में ले सकता था। प्रेम के लिए कोई सीमा या बाधाएं नहीं थीं, ये सभी नस्लीय सीमाओं को पार कर गया। साथ ही दुनिया संस्कृतियों और जातियों का एक मिश्रण थी, जहां सभी को समान अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त थीं। इसके विपरीत डीप सी पैलेस नस्लीय अलगाव और भेदभाव का एक स्पष्ट प्रतीक था। दोनों दुनियाओं के बीच का अंतर रात और दिन जैसा था। पानी के नीचे के क्षेत्र में किसी की जाति उसकी स्थिति, उसके अवसर, उसके साथ व्यवहार और यहाँ तक कि उसके मूल्य को भी निर्धारित करती थी। अंतर नस्लीय संबंधों की अवधारणा को पूरी तरह से निषिद्ध नहीं तो कम से कम नापसंद किया जाता था। आदित्य समुद्री जीवों के बीच खड़ा था और जमीन और समुद्र के बीच के अंतर को महसूस कर रहा था। उसे दुख की पीड़ा महसूस हुई। वह हलचल भरे अखाड़े को देख रहा था, उसकी नज़र अलग अलग बैठे दर्शकों पर टिकी हुई थी। दुनिया के इस हिस्से में स्पष्ट नस्लीय विभाजन को देखते हुए उसके अंदर बेचैनी की भावना भर गई। उसके दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई, क्योंकि वह चुपचाप अपने सामने हो रहे दृश्य को देख रहा था। तो यहाँ चीजें ऐसे ही चलती हैं, उसने मन ही मन सोचा। उसके विचारों में उदासी की एक झलक थी। उसकी आंखें फिर से मैदान की ओर चली गईं। वह शोर मचाती भीड़ के बीच एक मूक पर्यवेक्षक की तरह समाज की जटिल ताने बाने और उसकी असमानताओं पर विचार कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे लगता है कि अब मुझे विदा लेने का समय आ गया है, आदित्य ने आखिरकार फैसला किया। उसने अपने दिमाग में चल रहे विचारों को झटक दिया। वह टूर्नामेंट में लौरा के प्रदर्शन के बारे में बहुत चिंतित नहीं था। उसने उसकी युद्ध क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से देखा था और उसे कोई संदेह नहीं था कि वह आसानी से एलिमिनेशन राउंड में पहुंच जाएगी। युद्ध में उसने जो कच्ची शक्ति और कौशल दिखाया वह अधिकांश लोगों से बेजोड़ था और यह असंभव था कि प्रतियोगिता के इस चरण में कोई भी उसे कोई बड़ी चुनौती दे सके। लेकिन उसके पास अपनी जिम्मेदारियां और दायित्व थे, ऐसे काम जिन पर उसे तुरंत ध्यान देने की जरूरत थी। टूर्नामेंट को और ज्यादा देखने के लिए इधर उधर भटकना एक ऐसी विलासिता थी जिसे वह इस समय बर्दाश्त नहीं कर सकता था। प्रतियोगिता और डीप सी पैलेस में व्याप्त गहरी नस्लीय गतिशीलता को देखना जितना दिलचस्प था, आदित्य को पता था कि उसके पास ऐसे काम हैं जो कहीं ज्यादा जरूरी हैं। एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को चिंतनशील अवस्था से बाहर निकाला। उसकी आंखों ने अखाड़े में चल रहे तमाशे पर एक आखिरी नजर डाली और फिर वह धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकलने लगा। वह सहजता से आगे बढ़ा, जिससे दर्शकों के उस समूह में हलचल मच गई जो इस कार्यक्रम को देखने के लिए इकट्ठा हुआ था। समुद्री जीव इस लड़ाई में इतने मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि एक आदमी चरमोत्कर्ष से पहले तमाशा छोड़कर जा रहा है। और इसलिए उस हलचल भरे अखाड़े पर अंतिम नजर डालने के बाद, जो तेजी से पृष्ठभूमि में लुप्त हो रहा था, आदित्य चुपचाप बाहर निकल गया। शोर, उत्साह और नस्लीय पूर्वाग्रहों को पीछे छोड़ते हुए वह अपने अगले काम पर चला गया। टूर्नामेंट ने अब तक उसके लिए अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। उसे डीप सी पैलेस की सामाजिक संरचनाओं की एक अमूल्य झलक मिल गई थी। अब अपना ध्यान कहीं और लगाने का समय आ गया था। योजक चिन्ह दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। आदरणीय पुराने ड्यूक टूर्नामेंट स्थल पर उपस्थित नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने राजधानी में अपने स्वयं के भव्य महलों में आराम से तमाशा देखने का विकल्प चुना। साम्राज्य के भीतर प्रत्येक कुलीन को शहर के हलचल भरे दिल में स्थित एक हवेली उपहार में दी गई थी। इन घरों का आकार और भव्यता सीधे सामाजिक पदानुक्रम में उनकी स्थिति और रैंक के अनुरूप थी। ड्यूक साम्राज्य में सबसे लंबे वंश के साथ सबसे ऊंचे रईसों के रूप में सबसे शानदार निवास प्रदान किए गए थे। उनकी संपत्तियां फैली हुई थीं, उनकी वास्तुकला में शानदार, यहाँ तक कि महल की भव्यता से भी मुकाबला करती थीं। ये भव्य घर सभी के लिए ईर्ष्या का विषय थे। उनके अपने आंगन, विदेशी समुद्री वनस्पतियों से भरे भव्य बगीचे और अमूल्य कलाकृतियों और अलंकृत सजावट से सुसज्जित अंदरूनी भाग। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। टूर्नामेंट देखने के लिए वे जिन जादुई कलाकृतियों का इस्तेमाल कर रहे थे वे किसी शानदार चीज से कम नहीं थीं। कुशल कारीगरों द्वारा तैयार की गई और मास्टर जादूगरों द्वारा मंत्रमुग्ध की गई ये कलाकृतियां टूर्नामेंट के मैदान में चल रही लड़ाइयों को प्रोजेक्ट कर सकती थीं, जिससे उन्हें वास्तविक समय का व्यापक दृश्य मिल जाता था।
ऐसा लग रहा था मानो वे खुद ही आयोजन स्थल पर मौजूद हों। वे अपने आलीशान सिंहासनों पर आराम से बैठे रहते थे और टूर्नामेंट देखते हुए विदेशी पेय पदार्थों का आनंद लेते थे। बड़ी जादुई स्क्रीन टिमटिमाती और चमकती रहती थी, जिससे उनके भव्य रिसेप्शन हॉल में जगमगाती रोशनी फैलती थी, जिससे दीवारों पर की गई जटिल नक्काशी और भव्य टेपेस्ट्री रोशन हो जाती थी। हालांकि वे खुद एरेना में नहीं थे, लेकिन उन्हें घर में सबसे अच्छी सीटें मिलीं, जहां वे भीड़ भाड़ वाली भीड़ और खुले मैदान की असुविधा के बिना टूर्नामेंट के रोमांच और उत्साह का आनंद ले सकते थे। यह उनके लिए विशेषाधिकार था, जो उनके उच्च दर्जे और साम्राज्य के भीतर उनके सम्मान का प्रमाण था। महाराज, आप कुछ लेना चाहेंगे? ड्यूक एवरन, जो पुराने ड्यूकों में से एक है, सोफे पर बैठा था और टूर्नामेंट देखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अब जो बोला वह उसका बटलर था। लालच का प्रतीक ड्यूक एवरॉन देखने लायक है। सभी जलपरियों की तरह उसका शरीर भी इंसान और मछली के बीच विभाजित है, लेकिन वह सामान्य से बहुत दूर है। पहली नज़र में एवारोन में वैभव और फिजूल खर्ची की झलक दिखती है, जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल है। 7 फीट से ज़्यादा लंबे, उनके ऊपरी शरीर का आकार एक मजबूत, चौड़े कंधों वाले व्यक्ति जैसा है। उनकी त्वचा सोने की एक असामान्य छाया है, जो समुद्र की रोशनी में चमकती है, मानो ये दर्शाती हो कि उन्होंने सदियों से कितनी दौलत जमा की है। उनका चेहरा तराशा हुआ है, जिसमें तीखे, कुलीन चेहरे, ऊंची गाल की हड्डियां और एक मजबूत जबड़ा है, जो आमतौर पर एक अच्छी तरह से तैयार की गई सुनहरी दाढ़ी के पीछे छिपा रहता है। उनकी आंखें समुद्र के सबसे गहरे हिस्से की तरह नीली हैं, जो आकर्षक हैं और उनमें और अधिक पाने की इच्छा की निरंतर चमक है। उनके सुनहरे बाल छोटे कटे हुए और पीछे की ओर झुके हुए हैं, जो उनके समग्र राजसी रूप को और भी बढ़ा देते हैं। वह आमतौर पर बेहतरीन समुद्री रेशम के वस्त्र पहनते हैं, जिसमें उनकी त्वचा से मेल खाती सुनहरी रेखाएं होती हैं, जो उनके उच्च दर्जे को दर्शाती हैं। उसके शरीर का निचला हिस्सा, मछली का आधा हिस्सा, वह जगह है जहां से तमाशा वास्तव में शुरू होता है। उसकी पूंछ बहुत बड़ी है, आसानी से उसके शरीर की लंबाई से दोगुनी है, और चमकदार सुनहरे तराजू से ढकी हुई है, जो अंदर से जलती हुई लगती है। पूंछ के पंख चौड़े और सुंदर हैं, उनकी सुनहरी चमक उसके चारों ओर एक गर्म रंग बिखेरती है। ड्यूक एवरन की उपस्थिति ही उसकी अपार संपत्ति तथा उसे बनाए रखने के लिए वह किस हद तक जा सकता है, के बारे में बहुत कुछ बताती है। डीप सी पैलेस के क्षेत्र में ड्यूक एवरन से ज्यादा लालच के चंगुल में कोई और नहीं फंसा था। धन और समृद्धि के लिए उसकी अतृप्त इच्छा अपने आप में एक किंवदंती थी, जो उसके साथी ड्यूक और अंडरसी क्षेत्र के किसी भी अन्य निवासी से कहीं ज्यादा थी। उसके वैभव की फुसफुसाहट साम्राज्य के हर कोने में फैल गई, जिससे लोगों में विस्मय और आक्रोश का मिश्रण पैदा हो गया। उसकी दौलत इतनी विशाल, इतनी अथाह थी कि ऐसी अफवाहें फैलने लगीं कि उसकी दौलत महल के शासक से भी ज्यादा हो सकती है। ये कहानियां हर बार दोहराए जाने के साथ और भी बड़ी होती गईं, जिससे एवरन की छवि धन के आदर्श के रूप में और भी मजबूत होती गई। हालांकि उसके विशाल खजाने का स्थान एक रहस्य था, जिसे सबसे चालाक और धूर्त व्यक्ति भी नहीं जान सकता था। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि उसका धन ऊपर सूखी भूमि पर कहीं छिपा हुआ है, जो किसी की नज़रों से दूर सुरक्षित है। दूसरों ने दावा किया कि उसने इसे चतुराई से एक अलग साम्राज्य में छिपा दिया था, एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में केवल उसे ही पता था। लेकिन जैसा कि कहावत है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। समुद्र के नीचे सबसे धनी कुलीन होने के बावजूद ड्यूक एवरन कुख्यात रूप से कंजूस था। वह बेहद मितव्ययी माना जाता था, अपनी संपत्ति को खर्च करने के बजाय जमा करता था, जिससे उसका स्वर्ण भंडार और भी बड़ा हो जाता था। वह हर मायने में कंजूस था, अपनी दौलत के हर टुकड़े को कसकर पकड़े रखता था, जिससे उसके अतृप्त लालच की कहानियां और भी बढ़ जाती थीं। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 439 दुखद रहस्योद्घाटन। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 439 दुखद रहस्योद्घाटन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय मुझे खाने की कोई इच्छा नहीं है। मैं इस टूर्नामेंट के तमाशे का आनंद लेना चाहता हूँ। कृपया मेरे देखने के आनंद में बाधा न डालें। ड्यूक एवरन ने अपने मेहनती बटले की ओर हाथ हिलाते हुए कहा। उसका स्वर कठोर था, जो टूर्नामेंट की घटनाओं में उसकी तल्लीनता से विचलित होने पर उसकी झुंझलाहट को दर्शाता था। मैं ईमानदारी से क्षमा चाहता हूँ, महामहिम, बटलर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। मेरा कोई अपमान करने का इरादा नहीं था। अगर आपको अभी और कुछ नहीं चाहिए तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुलाने में संकोच न करें। वह कमरे से बाहर चला गया और ड्यूक को एकांत में छोड़ दिया। बटलर के चले जाने के बाद ड्यूक एवरन अपने अंदर सुलग रहे गुस्से को और नहीं छिपा सका। उसकी नज़र स्क्रीन पर टिकी थी, जिस पर चल रहा टूर्नामेंट दिखाया जा रहा था। उसके गुस्से का निशाना कोई और नहीं बल्कि लौरा थी, जो अखाड़े में अपने विरोधियों से निडरता से मुकाबला कर रही थी। दबे हुए गुस्से में उसके दांत आपस में पीसने लगे।
मैंने उस महिला को समीकरण से हटाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया। वह अभी भी क्यों सांस ले रही है? ड्यूक एवरन ने गुस्से में कहा, उसकी आवाज़ जहर से भरी हुई थी। अपनी अपार संपत्ति के बावजूद उसे अपना सोना खर्च करने से बेहद परहेज था। वह पैसा जो उसने अनिच्छा से वासना की देवी को काम पर रखने के लिए दिया था, जो उनकी दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक और कुशल हत्यारा है, बर्बाद हो गया था। लॉरा का अस्तित्व ही उसके पद और उसके साथी ड्यूक्स की प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा खतरा था। यही कारण था कि उन चारों ने मिलकर लॉरा की हत्या का आदेश दिया था, ताकि साम्राज्य में अपनी शक्ति और पद को बचाए रखा जा सके। लेकिन अब तक उनकी महंगी योजना एक निराशाजनक बाधा में फंसती दिख रही थी। वासना की देवी की सेवाएं लेना आसान काम नहीं था। सोने की एक बहुत बड़ी राशि की मांग की गई थी और सबसे अमीर रईसों में से एक होने के नाते ड्यूक एवरन से उम्मीद की जा रही थी कि वह लागत का सबसे भारी बोझ उठाएगा। हालांकि उसके साथी ड्यूकों ने योगदान दिया था, लेकिन उनकी संयुक्त राशि उस भाग्य की तुलना में फीकी थी जिसे ड्यूक एवरन ने अनिच्छा से दिया था। यह अनुभूति अपने ही मांस को फाड़कर किसी और को खिलाने के समान थी, एक ऐसा मुहफ़्फ़त कृत्य जिसे केवल लॉरा की धमकी ने ही सहा था। उन्होंने लॉरा के संभावित विनाश को एक निवेश, एक दीर्घकालिक रणनीति के रूप में देखा जिसकी गारंटी दी जानी थी। उन्होंने लॉरा को एक परजीवी उपस्थिति माना, जिसे मिटाने के लिए एक बड़े, अधिक खतरनाक परजीवी की आवश्यकता थी। अपनी संपत्ति का वह बड़ा हिस्सा जिसे उन्होंने छोड़ दिया था, एक दर्दनाक बलिदान था जिसे वह करने के लिए तैयार थे, यह मानते हुए कि यह एक दीर्घकालिक रणनीति थी जो साम्राज्य में उनकी शक्ति और स्थिति को सुरक्षित करेगी। लेकिन अब लॉरा बहुत जिंदा और फलती फूलती थी, जिससे वह क्रोधित हो गया। उसने वासना की देवी साशा को एक राजा की फिरौती सौंप दी थी और उसका एकमात्र कार्य अधूरा रह गया था। मुझे एक ड्रिंक की सख्त जरूरत है, ड्यूक एवरन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके गले में सूखापन उसकी जलन को और बढ़ा रहा था। वह अपने बटलर को कुछ ठंडी वाइन या शराब लाने के लिए बुलाने ही वाला था कि तभी एक बिन बुलाए मेहमान बेशर्मी से उसके लिविंग रूम में घुस आया। उसकी तत्काल प्रतिक्रिया गुस्सा थी। उसका निजी स्थान पवित्र था, यहाँ तक कि उसके बच्चे और पत्नियां भी पहले दस्तक दिए बिना दखल देने से बेहतर जानते थे। यह एक नियम था जिसका सम्मान किया जाता था, एक मानदंड जो ड्यूक के रूप में उसके द्वारा मांगे जाने वाले सम्मान को परिभाषित करता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या बात है, तुम कौन हो? ड्यूक एवरन ने चौंक कर कहा। उसे अपने लिविंग रूम में किसी अजनबी को देखने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र घुसपैठिए पर पड़ी, उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। उसके स्वर में दृढ़ता की जगह आशंका की थरथराहट ने ले ली। उसकी त्वचा पीली पड़ गई और उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी सिहरन दौड़ गई, मानो वह बर्फीले तूफान के बीच खड़ा हो। उसकी आंखें पिन के सिर के आकार की हो गईं, जो उसके स्तब्ध आश्चर्य का प्रतिबिंब था। ड्यूक ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा था जिसने अभी अभी शैतान को देखा हो। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसकी आत्मा कच्चे भय से कांप रही थी। कौन? आप कौन हैं? वह हकलाते हुए बोला, अपना संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए। उसके सामने खड़ा रहस्यमय आदमी एक भयानक दुष्वप्न का अवतार लग रहा था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, लेकिन यह उसका अपना खून नहीं था, बल्कि यह ड्यूक तक पहुंचने के लिए उसके द्वारा बनाए गए क्रूर रास्ते का एक भयावह प्रमाण था। उस आदमी ने अपने दाहिने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था, एक ऐसी वस्तु जिसने एवरन में दहशत की लहरें दौड़ा दी। मैं कौन हूं? उस आदमी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। उसकी नज़र ड्यूक एवरन को बर्फीले खंजर की तरह भेद रही थी। मुझे लगता है कि आपको इस बारे में ज्यादा चिंतित होना चाहिए, उसने लापरवाही से ड्यूक की ओर कुछ फेंकते हुए कहा। जब वह वस्तु उसके पैरों पर गिरी तभी ड्यूक एवरन को एहसास हुआ कि वह क्या है। यह उसके बटलर का कटा हुआ सिर था। यह दृश्य इतना भयावह, इतना अप्रत्याशित था कि वह लगभग बेहोश हो गया। उसका शरीर पीछे की ओर लड़खड़ा गया, उसका दिमाग उस पल की भयावहता से जूझ रहा था। इसकी क्रूरता ड्यूक के खून को ठंडा करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। तुमने मेरी पहचान के बारे में पूछा। मैं वही हूं जो उस महिला से शादी के बंधन में बंधा हुआ हूं जिसका तुमने इतनी बेशर्मी से अपमान किया है, आदित्य ने कहा। उसकी आवाज़ में ठंडा गुस्सा भरा हुआ था। उसे यह पसंद नहीं आया कि उस आदमी ने साशा को किस तरह से गालियां दी थीं। इस रहस्योद्घाटन ने ड्यूक एवरन के खून से लथपथ चेहरे को और भी पीला कर दिया। उसके होंठ कांपने लगे क्योंकि वह एक सुसंगत वाक्य बनाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारा मतलब है तुम? आदित्य के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान उभर आई, एक शुद्ध धमकी भरा भाव, जैसे ही वह ड्यूक के करीब पहुंचा। वास्तव में, उसने पुष्टि की, उसकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। मैं आदित्य हूं। अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। अचानक एक तेज धमाका हुआ और फिर सन्नाटा छा गया। ड्यूक एवरन का शरीर लिविंग रूम के आलीशान कालीन पर बेजान होकर गिर पड़ा। उसका सिर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ये सिर्फ ड्यूक एवरन की किस्मत नहीं थी, आदित्य से भिड़ने की हिम्मत करने वाले हर गार्ड को बेरहमी से मार दिया गया था। जिसने भी उसके रास्ते में बाधा डालने की हिम्मत की, उसका सफाया कर दिया गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य ने अपने द्वारा किए गए नरसंहार को देखा। एक तो हो गया, उसने खुद से कहा। अभी 3 और बाकी हैं। लेकिन जाने से पहले आदित्य ने ड्यूक से कुछ लेना सुनिश्चित किया। यह अपने लिए नहीं था, क्योंकि उसे धन की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय उसने ड्यूक एवरन की स्टोरेज रिंग को जेब में रख लिया, जो ड्यूक की कीमती चीज़ों से भरी हुई थी। उसने ये सब लॉरा को देने की योजना बनाई।
वह इसका उससे बेहतर उपयोग कर सकती थी। इसके साथ ही आदित्य वहां से चला गया और अपने पीछे विनाश और अपने क्रोध की एक भयावह याद के अलावा कुछ नहीं छोड़ गया। चल रहे ओशनिक क्राउन टूर्नामेंट ने आदित्य के घातक मिशन के लिए एकदम सही ध्यान बटाया। जबकि डीप सी पैलेस एम्पायर का ध्यान इस गर्मागर्म प्रतियोगिता पर था, वह घातक सटीकता और गति के साथ आगे बढ़ा। उसका मिशन, साम्राज्य के 4 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों का खात्मा। पुराने ड्यूक एवरॉन के साथ काम पूरा करने के बाद आदित्य ने अपनी सूची में अगली डचेस एनवेल पर अपना ध्यान केंद्रित किया। एनवेल ईर्ष्या के पाप का जीता जागता उदाहरण थी। उसके लालच की कोई सीमा नहीं थी, उसका लालच धन और पद की भौतिकवादी सीमाओं से परे था। वह हर उस चीज को पाने की निरंतर इच्छा के लिए कुख्यात थी जो उसकी नहीं थी, एक ऐसा गुण जो इतना गहरा था कि यह उसकी उदार हवेली में भी झलकता था। हवेली शैलियों और कलाकृतियों का एक विचित्र समामेलन थी, जिसमें मौलिकता का कोई निशान नहीं था, जो एनवेल के ईर्ष्यालु स्वभाव को दर्शाता था। मेरिट डिजायर, उसकी अनोखी शक्ति, उसके लालच को बढ़ाती थी, जिससे वह किसी भी क्षमता को दोहरा सकती थी। हालांकि उसका आवेगी, जल्दबाज स्वभाव, जो अक्सर उसकी अतृप्त ईर्ष्या का परिणाम होता था, उसे कमजोर भी बनाता था। आदित्य की सूची में अगला नाम ड्यूक रेथ्सेचाइल्ड का था, जो क्रोध का जीवंत उदाहरण था। अपने अस्थिर स्वभाव और असहिष्णुता के लिए जाने जाने वाले, वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने लोगों में भय पैदा किया। उनका महल उनके व्यक्तित्व की तरह ही भयानक और भयावह था, जिसमें उनके पराजित शत्रुओं की मूर्तियां बिखरी हुई थीं जो उनके क्रोध का एक भयानक प्रमाण थीं। उनकी शक्ति, रेज इन्फर्नो, उनके क्रोध से प्रेरित थी, जो उनके क्रोध को विनाशकारी ऊर्जा विस्फोटों में बदल देती थी। हालांकि उनका क्रोध अक्सर उनके निर्णय को धुंधला कर देता था, जिससे वे चालाक रणनीतियों के प्रति संवेदनशील हो जाते थे। फिर भी ड्रैगन सम्राट आदित्य के सामने उनकी दुर्जय शक्ति भी कम पड़ गई। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। आदित्य की सूची में अंतिम नाम ड्यूक ग्लूटोनस का था, जो लोलुपता का प्रतीक था। उसकी भूख असीम थी, जो भोजन से लेकर शक्ति तक फैली हुई थी, और उसका महल अपने शानदार दावतों और भव्य समारोहों के लिए प्रसिद्ध था। उसकी शक्ति, अंतहीन माव, उसे कुछ भी खाने और उसमें निहित ऊर्जा या शक्ति को आत्मसात करने की अनुमति देती थी। लेकिन उसकी अतृप्त इच्छा अक्सर उसे अपनी सीमाओं को लांघने और अपनी क्षमताओं को अधिक आंकने के लिए प्रेरित करती थी, जिससे वह असफलता की ओर अग्रसर होता था। और इस प्रकार एक एक करके प्रत्येक ड्यूक और डचेज आदित्य के अथक पीछा में आ गए, उनके महल शांत हो गए और उनके पाप के शासन का अचानक और क्रूर अंत हो गया। योजक चिन्ह, दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पूरा दिन शांतिपूर्वक बीता। पूरा शहर टूर्नामेंट देखने गया था। सड़कें खाली थीं, दुकानें बंद थीं। शहर के रेस्तरां, सराय, पब, शराबखाने, गिल्ड और अन्य दुकानें बंद थीं। आसपास के शहरों और आसपास के इलाकों से और यहाँ तक कि साम्राज्य के बाहर से भी लोग आए थे। यहाँ तक कि निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार सभी गार्ड भी अपने काम पर ध्यान देने के बजाय टूर्नामेंट देखने में व्यस्त थे। स्टेडियम को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का कोई निशान नहीं था, जहां लाखों लोग टूर्नामेंट देखने गए थे। दिन के अंत तक टूर्नामेंट के ग्रुप चरण समाप्त हो गए थे। 32 प्रतिभागी एलिमिनेशन राउंड में पहुंच गए थे। लॉरा उनमें से एक थी। लेकिन जब सभी वापस जाने वाले थे, तो उद्घोषक, जो एक खूबसूरत जलपरी थी, उत्सुकता से आपातकालीन घोषणा करने के लिए मंच पर आए। देवियों और सज्जनों, एक गंभीर आवाज पूरे अखाड़े में गूंज उठी। जलपरी उद्घोषक के चेहरे पर एक गंभीर भाव था, उसकी आवाज में एक ऐसा दुख था जो उसने शायद ही कभी दिखाया हो। मैं ऐसी खबर लेकर आई हूं जो जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही निराशाजनक भी है। दर्शकों में अचानक सन्नाटा छा गया। पहले की हलचल की जगह एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा में घबराहट का भाव साफ झलक रहा था। कुछ गड़बड़ थी। टूर्नामेंट की सामान्य मस्ती एक गंभीर घोषणा की वजह से फीकी पड़ गई थी। ड्यूक एवरन, डचेस एनवेल, ड्यूक रेथचाइल्ड और ड्यूक ग्लूटोनस। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई, उसके गले में गांठ सी बन गई। उसने बड़ी मुश्किल से निगला, खुद को विनाशकारी समाचार देने के लिए तैयार किया। वे सभी अपने महलों में मृत पाए गए हैं। पूरे स्टेडियम में चीख पुकार मच गई। भीड़ में जो सदमा फैला, वह किसी शारीरिक आघात की तरह था। शब्द हवा में भारी थे। उपस्थित सभी लोगों के चेहरों पर अविश्वास की लकीरें थीं। वे 4 व्यक्ति अपने समाज के स्तंभ थे। उनका अचानक अंत अकल्पनीय था। उनकी जान उनके घरों में ही ले ली गई, उसने कहा। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से ज्यादा नहीं थी। हर आखिरी गार्ड, नौकर और चश्मदीद गवाह को मिटा दिया गया है। उन सभी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक चीख ने तनावपूर्ण सन्नाटे को तोड़ा, जिसकी तीखी आवाज़ में भीड़ में व्याप्त भय की झलक थी। जो कुछ हुआ था, उसका पूरा एहसास होने के साथ ही सदमे की जगह दहशत फैल रही थी। इसके अलावा उद्घोषक की आवाज़ फटी। स्टेडियम के पास उनके कटे हुए सिर पाए गए हैं। प्रतिक्रिया तत्काल थी। शोक की चीखें, आतंक के उद्गार और अविश्वास की चीखें स्टेडियम में गूंज उठीं। हर कोई इस खबर से स्तब्ध था। मरमेन डर के मारे एक दूसरे को पकड़ रहे थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। शांत स्वभाव के लिए जाने जाने वाले जलीय कल्पित बौने आंखें फाड़े और अवाक थे। टूर्नामेंट में भाग लेने वाली अन्य जातियां भी उतनी ही स्तब्ध थीं। ऐसा कौन कर सकता है? एक भयभीत जल पुरुष ने अपने पड़ोसी से फुसफुसाकर पूछा।
क्या हम सुरक्षित हैं? एक जलीय योगिनी ने पूछा, उसकी आवाज़ चिंता से कांप रही थी। भीड़ पर भय का साया छा गया था, जो उनकी कथित सुरक्षा के बावजूद उनकी कमजोरी की भयावह याद दिलाता था। टूर्नामेंट, जो कभी उत्साह और जश्न का स्रोत हुआ करता था, एक भयानक दुष्स्वप्न में डूब गया था। पुराने ड्यूक की भयानक मौत की खबर साम्राज्य पर एक अमिट छाप छोड़ गई, और टूर्नामेंट खत्म होने के बाद भी डर और भ्रम की लहरें गूंजती रहीं। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप। दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 440 फी की पड़ती परछाइयाँ। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 440 फी की पड़ती परछाइयाँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कभी जीवंत रहने वाला स्टेडियम अब एक बेचैन कर देने वाली शांति में डूब गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसमें से जीवन ही निकाल दिया हो। हजारों दर्शकों के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे, जो अभी अभी सुनाई गई भयावह खबर को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये सिर्फ आम लोग नहीं थे, ये साम्राज्य की आधारशिला थे, जो सम्राट के बाद दूसरे नंबर पर थे। सत्ता के अपने गढ़ में उनकी अचानक मौत एक ऐसा झटका था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा झटका जिसने पूरे स्टेडियम को सदमे से भरे सन्नाटे में डुबो दिया। शांत भीड़ में सबसे ज्यादा प्रभावित मरफोक थे। उनके हाव भाव अविश्वास से लेकर डर और पूरी तरह से आतंक तक थे। आखिरकार मारे गए लोग उनकी जाति का हिस्सा थे, उनमें सबसे प्रभावशाली। ये सिर्फ उन व्यक्तियों पर हमला नहीं था, बल्कि मरफोक की शक्ति और प्रतिष्ठा के दिल पर हमला था। उनकी आंखें बेचैनी से इधर उधर घूम रही थीं, उनके बीच फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल रही थी। क्या उसने अभी कहा कि वे सभी मर चुके हैं? एक युवा जलपरी ने पूछा। उसकी आवाज़ एक डरपोक फुसफुसाहट थी जो शांत स्टेडियम में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसके बड़े साथी ने सिर्फ सिर हिलाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें सदमे से चौड़ी हो गई थीं। अपने ही घर में हत्या कर दी गई, ये कैसे हुआ? जलीय कल्पित बौनों के बीच एक अजीब सी शांति थी। वे चुपचाप खबर को आत्मसात कर रहे थे। उनके आमतौर पर शांत चेहरे पर चिंता की झलक दिख रही थी। वे चुप थे, लेकिन उनकी आंखें चौड़ी और सतर्क एक अलग कहानी बता रही थीं। सदमे, आशंका और किसी और चीज़ की झलक का मिश्रण। संतुष्टि, राहत। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वह दिन देखूंगा जब मरफोक कुलीनता इस तरह से गिर जाएगी, एक वृद्ध योगिनी ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक जटिल भावना खेल रही थी। बाकी लोगों ने केवल सहमति में सिर हिलाया। उनकी चुप्पी जातियों के बीच गहरे तनाव के बारे में बहुत कुछ बयां कर रही थी। सेल्कीज और नेरीड्स के लिए इस खबर का अलग ही रिएक्शन था। उनके शुरुआती सदमे के पीछे एक गंभीर संतुष्टि का संकेत छिपा हुआ था। ड्यूक और डचेस अपनी शक्ति के बावजूद इन जातियों के बीच लोकप्रिय नहीं थे, क्योंकि मरफोल्क्स ने उनके प्रति ऐतिहासिक रूप से अत्याचारी व्यवहार किया था। क्या तुमने सुना? एक नेरीड, जिसकी समुद्री अप्सरा का रूप उसकी खुशी को छिपाने के लिए पर्याप्त नहीं था, अपने सेल्की साथी की ओर मुड़ी। घमंडी मरफोक नेताओं को मार दिया गया है। एड्स बाय पब फ्यूचर। सील जैसी आकर्षक आकृति वाली सेल्की ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आज रात समुद्र में निश्चित रूप से हलचल मची होगी। इस बीच अपार शक्ति और रहस्यमयी स्वभाव वाले क्रैकन बस देखते रहे। उनके तंबुओं से ढके चेहरों पर एक मुस्कुराहट की झलक थी। ये शक्ति गतिशीलता में एक व्यवधान था, और उनके लिए यह एक अवसर था। एक ऐसा अवसर जिसे वे पूरी तरह से भुनाने के लिए तैयार थे। नस्लीय तनाव और भय के बीच प्रत्याशा का एक भारी वातावरण छाया हुआ था। नस्लवाद की अंतर्धाराएं, जो लंबे समय से दबी हुई थीं, सतह पर आ रही थीं। मरफोक कुलीनता के पतन ने भले ही भय पैदा किया हो, लेकिन इसने उन जातियों के लिए आशा की लौ को भी फिर से जला दिया था जो लंबे समय से हाशिए पर थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। जैसे जैसे दिन खत्म होने को आया, सदमे और आश्चर्य का शोर शांत होने लगा। हर कोई अपने घरों की सुरक्षा में वापस चला गया, परिचित परिवेश में सांत्वना की तलाश में। लौरा कोई अपवाद नहीं थी। अपने विशाल महल में लौटने के बाद उसका दिमाग विचारों से भरा हुआ था। उसे जवाब चाहिए थे, और वह जानती थी कि उन्हें कौन दे सकता है। आदित्य। वह जल्दीबाजी में हवेली के भूल भुलैया वाले गलियारों से होते हुए आदित्य के बेडरूम में पहुंची। सहज रूप से उसका हाथ दरवाजे के हैंडल की ओर बढ़ा, और इससे पहले कि उसे एहसास होता, उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। दिन की चौंकाने वाली खबर ने उसके सामान्य व्यवहार को स्पष्ट रूप से प्रभावित किया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। कमरे में एक हल्की क्लिक की आवाज़ गूंजी जब वह अंदर आए। विशाल बिस्तर पर लेटा हुआ आदित्य आराम कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा शांति की तस्वीर था। अपनी आंखें बंद होने के बावजूद उसने उसकी उपस्थिति को महसूस किया और बोला। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह शांत थी। पहले खटखटाए बिना किसी के कमरे में प्रवेश करना शिष्टाचार नहीं है। उसकी हल्की फटकार ने लौरा को उसके असामान्य व्यवहार का एहसास कराया, और उसके गालों पर हल्की सी लाली छा गई।
मुझे माफ़ करें, वह हकलाते हुए बोली, अपनी अचानकता से चौंक गई। क्या हम बात कर सकते हैं, प्लीज़? उसकी आवाज़ में चिंता की झलक थी, जो उसके सामान्य संयम से बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था कि आदित्य ने उसे उससे ज़्यादा झकझोर दिया था, जितना उसने सोचा था। अपनी आंखें खोले बिना उसने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, यदि आप साशा और आपके जीवन के लिए उसके खतरे के बारे में चिंतित हैं, तो आपको उन चिंताओं को एक तरफ रख देना चाहिए। जिन 4 लोगों ने उसे अनुबंधित किया था, वे अब नहीं रहे। यदि ठेकेदार मर गया है, तो मिशन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। भले ही वह अब आपको खत्म कर दे, लेकिन उसे ग्राहकों से शेष भुगतान नहीं मिलेगा। आप निश्चिंत हो सकते हैं और टूर्नामेंट जीतने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आदित्य का स्पष्टीकरण तो आसानी से सामने आ गया, लेकिन असली कहानी इतनी आसान नहीं थी। उसने 4 बूढ़े सरदारों को खत्म करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। उनमें से हर एक की सुरक्षा 5वीं श्रेणी के अंगरक्षक कर रहे थे। सरदारों तक पहुंचने के लिए उसे इन अंगरक्षकों से लड़ना पड़ा, और फिर 4थी श्रेणी के साधकों और 5वीं श्रेणी के शुरुआती साधकों की भीड़ से भी। ये पूरी प्रक्रिया मानसिक और शारीरिक रूप से थका देने वाली थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह आराम में सांत्वना ढूंढ रहा था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। कमरे के सबसे दूर वाले कोने में आदित्य के बिस्तर के सामने रखे आलीशान सोफे की ओर अपने पैर खींचते हुए देखकर लौरा धीरे धीरे उस पर आराम से बैठ गई। उसका दिमाग अभी भी दिन भर की घटनाओं से उलझन में था। जैसे ही वह बैठी, उसने अपने आसपास के माहौल को देखने के लिए एक पल लिया। उसकी नज़र कमरे में आदित्य की शांत आकृति पर टिकी रही। आदित्य, उसने शुरू किया, स्थिति की गंभीरता से उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सिर्फ एक दिन में उनसे निपट लोगे। उसने आगे कहा, पूरा साम्राज्य और यहाँ तक कि पड़ोसी देश भी सदमे में हैं। तुमने अपने कामों से सचमुच राजनीतिक परिदृश्य में भूचाल ला दिया है। उसकी आवाज़ में विस्मय और अविश्वास का भाव था, लेकिन इन सब के नीचे राहत और खुशी का एक ठोस भाव था। चारों रईस उसके लिए हमेशा एक कांटा बने रहे थे, एक बाधा जिसे वह पार नहीं कर सकती थी और न ही अनदेखा कर सकती थी। अब उनके अचानक चले जाने से ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले से एक घुटती हुई मछली की हड्डी आखिरकार निकाल दी गई हो। वह आखिरकार खुलकर सांस ले सकती थी और बिना किसी बाधा के अपने पंख फैला सकती थी। उसकी बातें सुनकर आदित्य ने धीरे से अपनी आंखें खोली और खुद को एक बैठने की मुद्रा में धकेल दिया। उसकी नज़र लौरा से मिली और उसने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि टूर्नामेंट स्थगित हो जाएगा? एड्स बाय पब फ्यूचर। नहीं, लौरा ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। साम्राज्य में चाहे कुछ भी हो जाए, टूर्नामेंट बंद नहीं होगा। यह एक शाही कानून है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। उसने रुककर अपने शब्दों को सावधानी से चुना। इसके अलावा हम पहले से ही 5 महीनों से बिना शासक के हैं। नेतृत्व के बिना एक साम्राज्य इतने लंबे समय तक ठीक से काम नहीं कर सकता। अगर और देरी हुई तो पूरी व्यवस्था चरमरा सकती है, जिससे व्यापक अराजकता फैल सकती है। उसके शब्दों में साम्राज्य में राजनीतिक स्थिति की कठोर वास्तविकता की झलक थी। योजक चिन्ह, दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। विशाल राजधानी शहर में कहीं और एक अकेली आकृति व्यस्त सड़कों पर दृढ़ कदमों से चल रही थी। ये साशा थी, एक मानव लड़की जो शहर के प्राथमिक टेलीपोर्टेशन सरणी की ओर बढ़ रही थी। उसने मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेजी से उनसे निपटा, उसने खुद से कहा। उसके स्वर में आश्चर्य की झलक थी। मुझे कम से कम कुछ दिनों का इंतजार था। उसके होठों पर एक छोटी सी, बिना किसी खुशी के मुस्कान खेली और उसने कहा, लेकिन फिर वह ऐसा ही है। ड्रैगन सम्राट आधे अधूरे काम नहीं करता। जहां तक साशा का सवाल है, डीप सी पैलेस को उस तूफान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जिसे उन्होंने अभी देखा था, और वे उसके बाद की स्थिति से निपटने के लिए तैयार नहीं थे। शहर में रहने का कोई और कारण न होने के कारण साशा जाने की तैयारी कर रही थी। ये तथ्य कि वह अपने लक्ष्य को खत्म करने में कामयाब नहीं हुई थी, उसके मुंह में खट्टा स्वाद छोड़ गया था, लेकिन वह जानती थी कि परिस्थितियां अनोखी थीं। वह विफल नहीं हुई थी या संगठन के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया था। ग्राहक केवल अनुबंध पूरा होने से पहले अप्रत्याशित रूप से मर गया था। जैसे ही वह टेलीपोर्टेशन एरे के पास पहुंची, साशा ने शहर में अपने अनुभवों पर विचार करने के लिए एक पल लिया। मुझे उम्मीद है कि यह आखिरी बार है जब मैं यहाँ कदम रखूंगी, उसने सोचा। उसकी आवाज़ में अंतिमता का भाव था। जैसे ही वह टेलीपोर्टेशन सरणी के चमकते जादुई घेरे में कदम रखती है, साशा ने आखिरी बार लौरा की हवेली की दिशा में देखा। अलविदा आदित्य, उसने हवा में धीरे से फुसफुसाया। फिर जैसे ही टेलीपोर्टेशन सरणी ने जीवन में गुनगुनाहट की एक चमकदार रोशनी का उत्सर्जन किया, साशा शहर से गायब हो गई, अपनी उपस्थिति के बाद एक अशांत राजधानी को पीछे छोड़ गई। इस बीच लौरा के महल में आदित्य थकावट से जूझ रहा था। वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसका शरीर संचित थकान से विरोध कर रहा था। पुराने रईसों को खत्म करने के विशाल कार्य के साथ उसकी ऊर्जा का भंडार लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। अचानक उसकी आंखें खुली। सामान्य रूप से जीवंत आंखें उसकी थकान के कारण थोड़ी फीकी लग रही थीं। वह बिस्तर पर लेट गया, अपने शरीर से बची हुई थकान को दूर करने की कोशिश कर रहा था। वहां लेटे हुए उसके दिमाग में एक लड़की की छवि उभरी। कमरे की शांति ने उसके विचारों को बहने दिया। मुझे आश्चर्य है कि वह मूर्ख लड़की साशा अब क्या कर रही होगी, उसने जोर से सोचा। उसकी आवाज़ शांत कमरे में फुसफुसाहट से बमुश्किल ऊपर थी।
उसकी नज़र छत की ओर चली गई, विचारों में खोया हुआ। उसके दिमाग में साशा की तस्वीर उभरने लगी। शायद वह शहर की सड़कों पर भटक रही हो या शायद वह पहले ही जा चुकी हो। मुझे यकीन है कि अब तक वह अपना सामान समेटकर शहर छोड़ चुकी होगी, उसने कहा। उसके मुंह के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई क्योंकि उसने कल्पना की कि हमेशा दृढ़ रहने वाली साशा अब अपना काम पूरा करके विदा ले रही है। फिर उसका मन धीरे धीरे नींद के दायरे में वापस जाने लगा, जबकि वह दुस्साहसी से कुबस के ठिकाने के बारे में सोचना जारी रखता था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।